देखो सुनो क्या है ये, देखो पहले रेजोनेंस आप पढ़ते थे पहले भी, याद है? ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ के आए रेजोनेंस, पढ़ा हुआ है रेजोनेंस। अभी वही टर्म रेजोनेंस हमारी जो हम पहले पढ़ते थे ऑसिलेशन या वेव्स के अंदर, उसका अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे जितने भी सर्किट है ना, जहाँ हमें एम्पलीफिकेशन करनी हो या सिग्नल सिलेक्शन करना हो, टीवी के अंदर कैसे हम चैनल बदलते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी बदलती है तो चैनल कैसे चेंज होता है हमारा, भाई रिमोट से हम 102 दबाते हैं चैनल स्विच होता है कैसे, तो इनको बोलते हैं ट्यूनिंग सर्किट्स। तो ये आगे इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ तो बहुत काम आएगा वैसे भी, और यहाँ तो आना ही आना है +2 पास करने के लिए, तो ठीक है। आगे इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ इसके बारे में और कुछ और जानोगे सर्किट्स के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं पहले व्हाट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होती थी पहले, ध्यान होगा किसी को, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस जो हम पहले पढ़ते थे वही लिंक टर्म है, वहां हम पढ़ते थे पेंडुलम के बारे में, कभी ध्यान होगा आपको। तो पेंडुलम के अंदर ये पढ़ते थे कि ये मान लो एक पेंडुलम, जो हम पहले ऑसिलेशन में पढ़ गए हैं अबाउट रेजोनेंस, याद है करिश्मा? नाम तो याद होगा, वेरी गुड। तो ये ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिपोलराइजेशन, वो नहीं है रेजोनेंस। ये जो फिजिक्स में पहले पढ़ते थे हम लास्ट ईयर, वहां ये पढ़ते थे, मान लो ये पेंडुलम अपनी ऑसिलेशंस कर रहा है, मान लो 10, ये एक पेंडुलम, इसको आपने रिलीज कर दिया तो ये अपनी नेचुरल ऑसिलेशन कर रहा है, मान लो 1 सेकंड में 10, मान लो यहां से लेके यहां तक जा रहा है ये 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में, दिस इज नेचुरल, मान लो कर रहा है 10 ऑसिलेशंस। तो जो हम +1 में करके आए हैं रेजोनेंस, उसके अंदर ये था कि आपने यहां से एक स्ट्रिंग बांधी, नीचे एक पेंडुलम बॉब, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी 10 है, मान लो कि वो 10 ऑसिलेशंस कर रहा है 1 सेकंड में। मान लो मैंने पेंडुलम बॉब को पकड़ लिया और मैं उसे लेकर गया आगे, अब मान लो उसकी ऑसिलेशन 20 हो गई, अब मान लो वो 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशन कर रहा है, तो 20 करना वो क्या है, फोर्स ऑसिलेशन। जो पहले 10 से कर रहा था, अगर आपने मान लो फोर्स लगा दिया, तो अगर मान लो वो कर रहा है 10 ऑसिलेशन नेचुरल थी उसकी, अगर वो 10 की बजाय 20 ऑसिलेशन कर रहा है, अगर 10 उसकी नेचुरल है, अगर आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, अब वो कर रहा है 20 ऑसिलेशंस 1 सेकंड में। अगर वो 20 1 सेकंड में कर रहा है तो उसको क्या बोलते थे हम, फोर्स ऑसिलेशंस। इट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। याद है किसी को? जो 11th में पढ़ के आए हैं हम। तो 11th की कहानी स्टार्ट हुई थी इस चीज से कि एक पेंडुलम अपनी नेचुरल ऑसिलेशंस कर रहा है 10 1 सेकंड में, अगर आपने पकड़ के उसको घुमा दिया 20 करवा दिए, अगर 20 1 सेकंड में, तो वो क्या है, उसकी फोर्स्ड। अगर आपने 5 करवा दी तो वो भी क्या है, फोर्स्ड। 10 उसकी नेचुरल थी, 10 ऑसिलेशंस क्या थी उसकी, नेचुरल। अब अगर आपने मान लो उसको पकड़ के 5 ऑसिलेशन करवा दी, अगर 5 करवा दी बेटा पकड़ के, आप पेंडुलम को पकड़ा आपने, आप उसे स्लो लेके जा रहे हो यूं, अगर वो 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन कर रहा है अगर, तो वो भी क्या है, फोर्स ऑसिलेशन। क्या आप फोर्स लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो फोर्स ऑसिलेशन। याद है सबको? याद है एग्जांपल ये? और अगर मान लो आप 10 से ही करवाते हो, अगर आप चाहते हो कि 10 ही रहे लेकिन 10 ज्यादा एम्पलीट्यूड के हो, अगर मान लो पहले वो 10 कर रहा था, अभी भी 10 ही कर रहा हो, लेकिन अब वो जा रहा हो यहां से, एक्सट्रीम पॉइंट मान लो यहां बन गया उसका, एक्सट्रीम यहां पहुंच गया वो, इसकी बजाय एक्सट्रीम कहां पहुंच गया वो, पॉइंट P की बजाय पॉइंट Q तक, और पॉइंट R की बजाय पॉइंट S तक, पॉइंट S तक आ गया। इसका मतलब वो पेंडुलम जो पहले यहां से यहां घूम रहा था, 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में कर रहा था, अब वो कर तो 10 रहा है, कर तो अभी भी 10 रहा है, बट अब वो 10 कर रहा है हाई एम्पलीट्यूड के, करेगा 10 ही, मैंने धक्का मार के छोड़ दिया उसको, तो मेरी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इतनी है कि जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, मेरी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है कि 10 ऑसिलेशन पहले कर रहा था, 10 अब कर रहा है, लेकिन जो अब 10 कर रहा है वो किस चीज के, ज्यादा एम्पलीट्यूड के हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस, कि जो पहले 10 थे वो उसकी नेचुरल थी, जो मेरी अप्लाइड है वो भी 10 ही करवा रही है, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी है, 10, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो 10 थी, पहले नेचुरल 10 थी, अप्लाइड इतनी ज्यादा थी कि वो 20 कर रहा था ऑसिलेशंस, तो ये कहलाता था फोर्स ऑसिलेशन, कि धक्के से आपने 20 करवाए हैं उसके, पहले वो 10 कर रहा था आपने धक्के से 5 करवाए, तो वो भी क्या है, फोर्स ऑसिलेशन।
अब नेचुरल उसकी 10 थी और आप उसको 10 ही करवा रहे हो पकड़ के, लेकिन इस वक्त जो 10 हो रहे हैं वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से हो रहे हैं। मतलब पहले वो जा रहा था इस हाइट तक, रेफरेंस है, ये मान लो रेफरेंस है उसका, पहले वो यहां तक हाइट जा रहा था सिर्फ इस हाइट तक, अब वो जा रहा है इस हाइट तक। समझ रहे हो? तो रेजोनेंस का मतलब क्या था हमारा +1 के अंदर, कि जिस वक्त अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है उस वक्त नंबर ऑफ ऑसिलेशंस नहीं बदलते, वो 10 ही करेगा, बट पहले 10 वो ये कर रहा था, अब 10 वो ये करेगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड के, मोर एम्पलीट्यूड कवर करेगा, बट करेगा 10 ही। तो रेजोनेंस इज द कंडीशन वेयर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एट दैट टाइम एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। ये थी +1 की फिजिक्स हमारी, ध्यान है? समझ गए बात? एम्पलीट्यूड कैसे कह रहा हूं कि पहले वो यहां तक जा रहा था, एक्सट्रीम पॉइंट ये थे पहले उसके दोनों, कि वो यहां से ये एक ऑसिलेशन, फिर 2 ऑसिलेशंस, फिर तीसरा ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन स्टार्ट यहां से होता है, मीन से जाता है एक्सट्रीम तक, फिर इस एक्सट्रीम तक, फिर इस मीन तक। दिस इज 1 ऑसिलेशन, याद है +1? यहां से स्टार्ट हुआ मीन से, यहां गया, फिर इस एक्सट्रीम तक गया, वापस यहां आया, 2 ऑसिलेशन। 1 सेकंड में 10 कर रहा था पहले वो ऐसे 10 ऑसिलेशन कर रहा था। हमने उसको पकड़ के 10 ही करवाने हैं, बट उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है हमने, तो हमने उसके ऑसिलेशंस तो वही रखे, बट ऑसिलेशंस का इस केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो हमने इसको पढ़ना है अभी इस सर्किट के अंदर, इस चीजों को। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पेंडुलम के बारे में पहले, लेकिन अब पेंडुलम के बारे में नहीं पढ़नी आपने, अब पढ़नी है ये सारी चीजें अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या काम आनी है ये चीजें, समझ रहे हो? पेंडुलम का तो कोई लिंक नहीं है इन चीजों से, LCR सर्किट से, L सर्किट, C सर्किट, R, इसका क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो ये +1 का रिकैप था थोड़ा सा। अब यही सब बातें अप्लाई करनी है अपन ने LCR सर्किट में। तो पहला टॉपिक है हमारा LCR सीरीज रेजोनेंस। 2 है ये, सीरीज और पैरेलल। सबसे मेन सीरीज ही है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, पैरेलल इतना लंबा नहीं है। तो पहले सीरीज क्या बोलता है वो देखो। कर दूं इरेज? ये कर दूं इरेज? लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे कोई छोटा मोटा बात लिखनी हो लिख लेना आप इसमें से। अब इसके अंदर हमारे पास एक सर्किट है, ये LCR सर्किट। ये मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया R। टॉपिक छोड़ना पड़ जाएगा, टॉपिक छोड़ना पड़ जाएगा, लास्ट में 2-3 बिहारी बैठे हैं। इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ये हमने सप्लाई दिया AC, ठीक है। अब इस LCR सर्किट में हमें करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, हमें करंट चाहिए मैक्सिमम। अब करंट मैक्सिमम कब मिलेगा? जब इंपीडेंस मिनिमम होगा। इंपीडेंस क्या होता है LCR सर्किट का? Z = √R² + XL- सबको ध्यान है ये? दिस इज कॉल्ड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, या इसको बोलते हैं इंपीडेंस। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, या इसको बोलते हैं इंपीडेंस। ध्यान है सबको? ये तो इंपीडेंस हम पढ़ के आए पीछे अभी। जिस दिन ये इंपीडेंस कम से कम होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज EMF E/Z, जानते हो सारे। जिस दिन Z कम से कम होगा उस दिन करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा? हाईएस्ट होगा। और Z ये कम से कम कब आएगा? Z इज मिनिमम व्हेन Z इज मिनिमम, इस Z की वैल्यू कम से कम तब होगी जब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये 0 हो सकती है जिंदगी में, कब हो सकती है? जब ये दोनों बराबर होंगे। मतलब Z इज मिनिमम व्हेन XL बराबर होगा XC के, और XL जब बराबर होगा XC के, तो XL क्या होता है? नवीन XL का फॉर्मूला, XL इज ω/L, XC का फॉर्मूला 1/ωc। ध्यान है सबको? कंफर्म? इस केस में ओमेगा को वहां ले जाओ, L को इधर ले आओ, ये बन जाएगा ω² इज 1/LC। ओमेगा कितना बन जाएगा? 1/√LC, यही बनेगा। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और यहीं से ओमेगा को अगर हम सॉल्व कर लें तो आई कैन ऑल्सो राइट ओमेगा इज 1/√LC, या इसको बोल सकता हूं ओमेगा इज 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ शायद सबने, और यहां से फ्रीक्वेंसी बन जाती है 1/2π√LC। तो ये जो हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं ये रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया था अभी आपको क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। जैसे फिजिक्स में हम पहले पढ़ते थे, रेजोनेंस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो वही करवाएगी, ऑसिलेशंस वही रहेंगे, लेकिन क्या बदलेगा, पहले एम्पलीट्यूड ये था 10 ऑसिलेशन का, आपने धक्का मार के उसको एक्सटेंड कर दिया, अब 10 तो करेगा बट लंबे लंबे करेगा 10 ऑसिलेशन, समझ रहे हो। वैसे ही यहां फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे हम कि हमारे पास एलसीआर सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो सिंपल सी बात है, करंट मैक्स तब होगा जब Z क्या होगा, मिनिमम, और Z मिनिमम कब होगा, जब ये टर्म इससे कटेगी। तो इस कंडीशन पे एट रेजोनेंस कंडीशन Z क्या बनेगा, एट रेजोनेंस कंडीशन XL XC कट जाएगा, Z क्या बनेगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। रेजोनेंस कंडीशन में तो कट जाएगा इससे ये, तो Z क्या आ जाएगा, रूट R स्क्वायर, Z क्या बनेगा, R के बराबर। आ रही है बात समझ, क्लियर ये पॉइंट। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार समझ लो फिर नोट कर लेना 5 मिनट बाद। पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, मैं इरेज नहीं करूंगा। यहां तक क्लियर सबको, यहां तक क्लियर, कोई तकलीफ। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी को हम बेसिकली सिंबल देते हैं ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट ये सिंबल यहां पर आप चाहे ओमेगा नॉट बोल देना जब रेजोनेंस होगी, ओमेगा नॉट लास्ट में दे दो वरना सिंबल ये ओमेगा नॉट। तो जब हमारे पास अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अब 3 केस बनते हैं। पहला केस, केस 1, जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर होगी एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे तो XL क्या हो गया, XC के बराबर। तो उनको अगर हम दिखाएं एम्पलीट्यूड में तो ये दिखाते हैं इस तरह से, XL ये रहा, मान लो ये हाइट मान लो शो कर रही है XL को, और ये हाइट मान लो शो कर रही है XC को। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, 0। जब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा इस केस में, दोनों बराबर हाइट में, देखो आप, जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी उस केस में Z क्या होगा, मिनिमम, और करंट क्या होगा, मैक्सिमम। ये फॉर्मूला बोल रहा है ये। अगर XL मान लो XC से बड़ा आता है, जिस केस में मान लेते हैं हम केस 2, अगर ओमेगा हमारा ओमेगा नोट से कम होता है अगर, तो उस केस में क्या आएगा रिजल्ट, XL बड़ा होगा XC बड़ा होगा। जब ओमेगा ओमेगा नोट से कम होगा तो XL छोटा होगा या XC छोटा होगा। XL का फॉर्मूला ओमेगा L, XC का फॉर्मूला 1/ओमेगा C। जिस वक्त ओमेगा की वैल्यू छोटी होगी, ओमेगा छोटी होने से XC क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ओमेगा छोटा होने से XL क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब XL की वैल्यू तो ये आ गई, ये हाइट तो दिखा रहा हूं मैं XL के लिए, और XC क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। अरे भैया XC का ये फॉर्मूला है 1/ओमेगा C और XL का फॉर्मूला है ओमेगा L। अभी 2 मिनट में बात समझ आएगी, मैं ग्राफिकली बताऊंगा इस बात को, 2 मिनट रुको सिर्फ। ये XL की हाइट दिखा रहा हूँ, ये XC की हाइट दिखा रहा हूँ। ये हाइट क्या शो कर रहा हूँ मैं बताना कुछ चाह रहा हूँ कि वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट से कम होगी, ओमेगा नोट का मतलब, ओमेगा नोट मींस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो रिजल्ट क्या बनेगा। सो जाओ आप 10 मिनट, क्योंकि मेरा तो गला खराब है वैसे ही, सो जाओ कोई बात नहीं। जिसको नींद आ रही है वो सो जाओ आराम से। मैथ्स की क्लास लगा लेना, करण भैया गला इतना खराब नहीं है। बायो वाले मैथ्स लगा लेना, और क्या। फिजिक्स में कुछ समझ ऐसे नहीं आ रहा, कुछ समझ लेना मैथ्स में। चलो आए तो हो, अब कुछ तो सीख के जाओ। पेट्रोल लगा के आए हो इतनी दूर से, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा बस दिमाग नहीं, थोड़ी सी बस 6th क्लास वाली सोच चाहिए बस। मैं जो बात बता रहा हूं, XL का ओमेगा L तुमने पढ़ा हुआ है शायद से, तो फिर तो दिखना चाहिए। मैं इतना कह रहा हूं कि ओमेगा जिस दिन कम होगा तो उस दिन XL कम नहीं होगा। कम होगा तो मैंने डंडा छोटा दिखा दिया ये वाला। ये हाइट सिर्फ दिखा रहा है, जैसे बार ग्राफ नहीं, कभी बार ग्राफ या कभी वो हिस्टोग्राम बचपन में, वो हाइट क्या शो करती है, वैल्यू तो शो करती है। भारत में जनसंख्या 1999 में इतनी थी, डंडा दिखा दिया। अब वो पूछे डंडा इतना बड़ा क्यों दिखाया, जनसंख्या दिखा रहा था वो। वैसे XL की वैल्यू दिखा रहा हूं बस इस हाइट से। तो XL की वैल्यू छोटी है, और जिस दिन ओमेगा छोटा होगा उस दिन XL तो छोटा होगा, जिस दिन ओमेगा छोटा होगा उस दिन XC तो बड़ा होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली। तो XC बड़ा दिखा दिया मैंने इसलिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस देखो आप, बढ़ गया है तो डिफरेंस, तो जो डिफरेंस 0 था वो तो ज्यादा आ रहे, देखो डिफरेंस दोनों में, ये डिफरेंस शो कर रहा है दोनों में। और डिफरेंस है तो इसका मतलब अगर ये दोनों कट के 0 नहीं हो रहे, इसका मतलब Z बढ़ जाएगा। Z बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा।
क्योंकि करंट जेड के बढ़ने से जेड बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम। समझ रहे हो बात? अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से बड़ी होती है फिर क्या होगा, केस 3, अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से बड़ी होगी उस केस में क्या होगा, अगर ओमेगा बड़ा हो ओमेगा नॉट से, आप बताओ क्या होगा, कौन सा डंडा ऊपर ऊंचा दिखाऊं, ये वाला या ये वाला? एक्सएल बड़ा होगा, एक्ससी बड़ा होगा? एक्सएल बड़ा होगा। क्यों? इस वक्त अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमारी। कृष्ण, नींद आ रही है आपको भी? नहीं आ रही क्या? समझ रहे हो? सब लोग ट्राई कर लो यार, समझ आएगा, बोल रहा हूं, आसान है टॉपिक। विठल, नींद आ रही है? 2 मिनट सुनता हूं तेरे से अभी। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, एक्ससी का फॉर्मूला 1/ωc। अब जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हमारी बड़ी होगी तो ओमेगा के बढ़ने से एक्सएल क्या होगा, बढ़ेगा, तो एक्सएल बड़ा हो गया ये। और जब ओमेगा बड़ा होगा तो एक्ससी क्या होगा, छोटा होगा। तो एक्ससी वाला ग्राफ दिखा दिया मैंने छोटा, इससे जब ओमेगा बढ़ेगा तो एक्ससी छोटा होगा, तो ग्राफ दिखाओ छोटी हाइट तक। अब दोबारा दोनों में डिफरेंस तो आ गया, देखो दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब ये दोनों कटेंगे नहीं इस वक्त, बट स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, फिर से जेड बढ़ जाएगा, जेड बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, इसमें भी कम होगा। एक बार दोबारा बता रहा हूं 3 केस क्या बोल रहा हूं, सुनो। बताओ पार्थ, क्या बता रहा हूं मैं? ये ठीक है, एक बार सुन लो, दोबारा बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सबसे पहले ये आपके पास एक एलसीआर सर्किट दिख रहा है सबको, आंखें काम कर रही हैं? थोड़ा सा ट्राई करो समझने की, मेरे गले से वो आवाज़ नहीं निकल रही जो समझाने वाली आवाज़ होती है, ठीक है? तो प्लीज़ कोशिश कर लो, आप कोशिश कर लो, क्या हो गया, वो मधुर आवाज़ नहीं निकल रही ना, अमधुर नहीं, अमधुर भी होता है क्या वर्ड को हिंदी में? क्या होता है अमधुर का उल्टा? मधुर का उल्टा कड़वी वाणी। अभी कड़वी वाणी निकल रही है तो एडजस्ट कर लो। कटु वचन, कठोर वचन, कठोर वचन भी नहीं बोलेंगे इसको। संतुलित आवाज नहीं निकल रही, असंतुलित निकल रही है। हाँ, तो मतलब जो किसी को सुलाने में हेल्प करे वो आवाज है ये तो ये तुम्हें सुलाने में तो हेल्प कर सकती है, समझाने में हेल्प नहीं कर सकती। जैसे कल भी 1-2 बच्चे सो गए थे, ठीक है? चलो सुनो, कशिश एक बार देखो इधर, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ये आपके पास एलसीआर सर्किट दिख रहा है सबको? मैं ये बोल रहा हूं कि जब रेजोनेंस कंडीशन होती है उस केस में ये फॉर्मूला हमारा जेड का होता है, पता है? जनरल फॉर्मूला पता है आपको विपाशा? इस फॉर्मूला के अंदर मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन जिंदगी में ये वाली टर्म इसके बराबर हो जाएगी, अगर ये बराबर हो जाए, अगर भैया ये बराबर हो जाए तो एक्सएल एक्ससी कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये इससे फारिग जेड आ जाएगा √r², तो जेड की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? अगर ये कट गया, ये कट गया तो ये जेड कम हो गया, और जेड कम हो गया तो करंट क्या हो गया, बढ़ गया। और करंट बढ़ने को तो बोल रहा हूं रेजोनेंस, जब करंट एम्पलीट्यूड यहां तक है, एक यहां तक जा रहा है एम्पलीट्यूड, तो बढ़ रहा है ना एम्पलीट्यूड, वही तो रेजोनेंस है। तो करंट को बढ़ाना ही रेजोनेंस है, करंट की पीक वैल्यू तक पहुंचना ही रेजोनेंस है। तो जब हमारे पास एक्सएल एक्ससी बराबर होंगे, उस कंडीशन पे एक्सएल ओमेगा एल, एक्ससी इसके बराबर, उसको वहां ले गए, इधर ले आए, ओमेगा स्क्वायर ये आ गया, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। इस ओमेगा को ओमेगा नोट बोलते हैं रेजोनेंस के लिए, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला 2πf, इस 2π को वहां ले गए, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, निकाली फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू मैक्स होगी हमारे पास, तो ये इससे कटेगा, जेड आर बच जाएगा। इस वक्त करंट क्या होता है, मैक्सिमम। यहां तक समझ आ गया? पहला केस क्लियर? तो पहले केस में एक्सएल और एक्ससी बराबर है, आपस में देखो बराबर है, दिख रहे हैं बराबर? नहीं दिख रहे तो थोड़ा और ऊपर ले लो, किसी को होगी मैं तो मार्जिन पूरा मिलाऊंगा, मिला ले, ये ले। एक्सएल की वैल्यू बराबर आ गई एक्ससी के, देन पहला केस घुस गया, पहला केस पक्का। दूसरा केस, केस नंबर 2, अगर ओमेगा की वैल्यू इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर ना होती तो क्या होता? अगर नहीं होगी तो उससे कम होगी तो क्या होगा? जब उससे कम होगी तो जो पहले बराबर थे, ये दोनों बराबर थे, ये दोनों यहां थे, अगर वो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कम होने से एक्सएल क्या हो जाएगा? एक्सएल कम होना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि ओमेगा बेटा एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी। रेजोनेंस के अलावा पढ़ रहे हैं अब हम, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम होगी तो दोनों ग्राफ कैसे शिफ्ट होंगे, देखो जो बराबर थे वो कहां जाएंगे, ऑटोमेटिक है, ओमेगा कम होना शुरू हो जाएगा तो एक्सएल कम होना शुरू हो जाएगा, एक्सएल कम होगा तो ये ग्राफ यहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये नीचे आ रहा है एक्सएल, और एक्सी इसके कम होने से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है एक्सएल वाला ग्राफ, तो एक्सएल कम होना शुरू हो गया, एक्सी बढ़ना शुरू हो गया, अल्टीमेटली दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी तो बढ़ रहा होगा, ये तो बढ़ेगा। समझते हो बात को, समझ रहे हो बात, कि जब रेजोनेंस के अलावा बाकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, बाकी फ्रीक्वेंसीज पे एक्सएल की वैल्यू जब ओमेगा छोटा होगा, छोटा होने से एक्सएल छोटा होगा, एक्सएल वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, और ओमेगा कम होने से एक्सी बढ़ेगा, एक्सी यहां से ऊपर जाना शुरू हो गया, ये ऊपर जाना शुरू हो गया, देखो अल्टीमेटली दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई, रेजिस्टेंस बढ़ता गया, करंट कम होता गया। समझ गए, केस 2 क्लियर, नुपुर क्लियर आपको? अभी ये आपको आज 1 घंटे के बाद समझ आएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, अप्लाइड और रेजोनेंट में क्या फर्क है वो 1 घंटे के बाद समझ आएगा। अभी 1 घंटा यही चलेगा, कोई नया टॉपिक नहीं है, हैशटैग इसके आगे और डालूंगा कोई भी, ठीक है। अभी ओमेगा कौन है, ओमेगा नोट कौन है, कहां से आ रही है, डिश वाले कैसे भेजते हैं, हम ट्यून कैसे करते हैं, हम कैसे चैनल बदलते हैं, वो आज लास्ट तक क्लियर हो जाएगा सारा। डन। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसी भी सर्किट की फिक्स होती है, उस सर्किट के लिए एल की वैल्यू फिक्स कर देते हैं हम, सी की वैल्यू फिक्स करते हैं। किसी भी ट्यूनर सर्किट के अंदर, रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर एक पर्टिकुलर एल की वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर कैपेसिटर लगा होता है। आपके जो सिम होते हैं मोबाइल के, सिम में भी लगा होता है ये सर्किट, एलसीआर सर्किट। अब ये कहानी समझ आएगी आगे, ये समझ लो बस 2 फ्रीक्वेंसी, एक अप्लाइड और एक रेजोनेंस, ठीक है। जो बता रहा हूं ये बस समझ आ गई। अगर मान लिया जाए कि मेरी बात, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि 2 फ्रीक्वेंसी होती हैं, कहां से आती हैं, क्यों आती हैं, वो 2 मिनट रुको सर, पहुंच गए यहां तक, पक्का बोलो। अगला केस, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से बड़ी होती तो क्या होता, हार्दिक 1 घंटे में कुछ समझ नहीं आएगा, छोड़ देना सारा कुछ। जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट से बड़ी होगी, ओमेगा जब ओमेगा नोट से बड़ा होगा तो ओमेगा बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा, तो एक्सएल वाला ग्राफ ऊंचा होना शुरू होगा, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसकी हाइट बढ़ गई, देखो आप बढ़ गई ना। और जब ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है तो ओमेगा बढ़ने से एक्सी तो कम होगा, तो एक्सी वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा, ये नीचे आना शुरू हो गया। अल्टीमेटली दोनों में दूरी फिर से बढ़ रही है, फिर से z बढ़ेगा, क्योंकि दोनों जीरो तो हो नहीं रहे इस वक्त, z बढ़ रहा है फिर से, और z बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम, क्योंकि z क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। इज इट क्लियर? क्लियर ये। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कौन बनाएगा बोर्ड पे आके, अब ग्राफ कैसा बनेगा, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ। स्कूल गए थे क्या? करंट का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हमने ये पढ़ लिया अभी कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेंस के बराबर होगी, दैट इज ओमेगा नॉट, उस वक्त तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मान लिया, यहां तक मान लिया, आई मैक्स, करंट क्या होगा, आई मैक्स होगा, होगा आई मैक्स। और जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट से कम होगी, ओमेगा नोट से कम, ओमेगा नोट से कम फ्रीक्वेंसी पे करंट तो कम हो रहा है, तो करंट कम होना शुरू हो गया, करंट कम होना शुरू हो गया, जितना कम फ्रीक्वेंसी कम करते गए उतना कम होना शुरू हो गया। जब ओमेगा नोट से कम लिया तो भाई साहब मैं ये समझा के आया हूं भी, ओमेगा नोट से कम होगा तो करंट हमारा कम होगा, उस वक्त करंट कम होना स्टार्ट हो गया, करंट कम होना स्टार्ट हो गया, करंट कम होना शुरू हो गया, तो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से, बढ़ाते गए, जब आगे बढ़ रहे हैं, जब ओमेगा हमारा ओमेगा नोट से बड़ा होगा उस वक्त क्या होगा, ओमेगा जब ओमेगा नोट से बड़ा होगा तो भी करंट क्या होगा, कम, तो करंट डिक्रीज कर रहा होगा, यहां भी करंट डिक्रीज कर रहा होगा, और डिक्रीज कर रहा होगा, और डिक्रीज और डिक्रीज। जब पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, करंट कम हो गया, करंट और कम हो गया, और कम हो गया, तो ग्राफ जाएगा यहां से इस तरह से कुछ डाउन। समझ रहे हो, मतलब मैक्सिमम करंट हमारा ओमेगा नोट पे होगा, दैट इज पीक वैल्यू। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है भैया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले या बाद में करंट क्या होता है, कम होता है हमारा। इसी बात का फायदा उठाएंगे हम अपने ट्यूनिंग सर्किट में। अभी ये ग्राफ क्लियर, ये ग्राफ क्लियर। एक बार दोबारा ग्राफ बता रहा हूं, यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक की बात से क्या मिला हमें, नूपुर यहां तक क्लियर हो गया,
पूछो मेरे से, पूछो, वरना ये टॉपिक पूरा बीत जाएगा। क्या समझ नहीं आया पूछो। भाई ये बराबर होंगे तो दोनों कटेंगे, z कम होगा, z कम होगा तो करंट बढ़ेगा, ये बात समझ आ गई। दोनों बराबर होंगे तो एक्सएल ओमेगा एल होगा, ये इसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर, स्क्वायर वहां जाके रूट कर दिया, ओमेगा इज 2πf, 2π को वहां ले गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर? इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां ऑसिलेशन नहीं बदलते लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ओमेगा की पीक वैल्यू मत बोलो, क्योंकि हम ओमेगा तो उस सर्किट की वो वैल्यू है जहां करंट मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं। फ्रीक्वेंसी तो हम ओमेगा नोट से बड़ी भी दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट से कम भी दे रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं ओमेगा नोट के बराबर भी दे रहे हैं। ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है और ये सर्किट की फिक्स वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा अप्लाइड, ओमेगा नोट सर्किट की फिक्स वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू। अभी 2 मिनट बाद ये बात समझ आ जाएगी दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी वो एक बार छोड़ दो जो बात बोल रहा हूं। देखो, हाँ जी बोलो। क्योंकि एक्सएल एक्स से बराबर हुए, बताता हूं। देखो एक्सएल एक्स से बराबर हो गए तो z क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट गए, तो z की वैल्यू कम हो गई। z क्या है, रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। z कम तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, करंट बढ़ गया। इस केस में z देखो क्या हुआ, इस केस में एक्सएल माइनस एक्स अब जीरो नहीं होगा, तो z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जीरो तो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो ये वैल्यू तो बड़ी आ रही है हमारी। करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है तो करंट कम होगा। और इस केस में भी देखो z रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्सएल एक्स कट के जीरो तो होंगे नहीं, बराबर नहीं है, मतलब ये वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, ये वैल्यू होगी तो z भी होगा, z ज्यादा होगा। करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, z ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। इसलिए करंट हर केस में कम होगा, सिर्फ इस केस छोड़ के। आ रहा समझ क्या, करंट हर केस में कम होगा। दोबारा सुन लो ग्राफ कैसे बनाया ये। कुछ समझ आ रहा है, सोच लो, फाड़ दूंगा लास्ट में, क्लास के एंड में। नहीं सुनाया कुछ भी तो एक एक बात पूछूंगा हर बच्चे से, जो नहीं सुन रहे ना, मजाक नहीं, जाने दूंगा घर तुम्हारे को। पहुंच गए यहां तक, समझ आ गया यहां तक। हाँ, ओमेगा ओमेगा नोट फर्क बताता हूं 2 मिनट में सिर्फ आपको। अभी एक बार याद कर लो बस, ओमेगा इज अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नोट इज सर्किट की फिक्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये दोनों है क्या चीजें, अभी 2 मिनट बाद क्लियर हो जाएगा। अब ग्राफ क्या बनेगा, दोबारा सुन लो। ग्राफ है फ्रीक्वेंसी के साथ करंट कैसे वेरी करेगा। मैंने आपको भी ये सिखाया, केस 1 के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, रेजोनेंस के बराबर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ये ओमेगा नोट, उस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम। किसने बोला, यही तो पढ़ रहे हैं पीछे। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा ये कटता है, ये कटेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन करंट बढ़ जाएगा, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। जिस दिन रेजिस्टेंस कम होगा उस दिन करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो जिस दिन रेजिस्टेंस कम होगा उस दिन करंट मैक्स, तो मैक्सिमम करंट यहां दिखा दिया मैंने, दिस इज आई मैक्स, दिस पॉइंट इज आई मैक्स। ये क्लियर। इस फ्रीक्वेंसी के अलावा बाकी सब फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट से कम होगी, जब फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी, इससे कम, इससे कम, इससे कम, हर जगह ये वाला जोन, इस जोन में ओमेगा नोट से कम होगा। और मैंने भी सिखाया कि जब ओमेगा नोट से कम होगा उस वक्त करंट कम होगा। तो करंट कम दिखाओ ना, यहां पर करंट कम दिखाओ, इसको मैक्स से कम दिखाओ, इसमें करंट और कम दिखाओ, और कम दिखा दिया, करंट और कम होगा, और कम होगा, तो ग्राफ ये शेप नहीं लेगा। समझ गए। ऐसे ही जब ओमेगा नोट से बड़ा होगा, जब ओमेगा नोट से बड़ा होगा, ओमेगा बड़ा होगा ओमेगा नोट से, उस वक्त भी करंट जो कम आ रहा है, करंट कम होगा। जिसकी समझने की इच्छा होगी उसे समझ आएगा, बोल रहा हूं। नहीं होगी तो फिर मैं क्या पढ़ सकता हूं उसका, बैठो आराम से। जिसकी इच्छा होगी तो समझ आएगा, वरना बैठो आराम से। जब ओमेगा नोट से बड़ा होगा तो करंट कम होगा, तो करंट कम इस केस में। ये वाला केस है ओमेगा बड़ा होगा ओमेगा नोट से, इस केस में करंट फिर कम होगा। देखो कम है करंट, इस करंट से कम होगा, करंट की वैल्यू कम होगी। देखो करंट की वैल्यू कम होगी इस केस में, तो ग्राफ आगे ये शेप ले लेगा। समझ गए। तो ये ग्राफ इतना गंदा बनाना ही बना देना ग्राफ, बस समझ जाओ तुम बात मैं क्या बोल रहा हूं।
जीरो मत जोड़ो एक बार, वैसे तो फ्रीक्वेंसी जीरो तो करंट जीरो होगा, बट हम तो ये वेरिएशन दिखा रहे हैं सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में, अगर जोड़ने जोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ का मीनिंग क्लियर? चलूं आगे, नोट कर लो इस ग्राफ को। ग्राफ लिख के एक पॉइंट लिखो, तो यहां तक का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस बहुत कम और करंट बहुत ज्यादा। एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाँ हाँ, फोर्स वो नहीं है, फोर्स तो अलग थी। इसको एक बार ना उस ग्राफ से वो मत जोड़ो, पेंडुलम से एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स में समझो इसको बस, कि करंट मैक्सिमम होगा बस, एम्पलीट्यूड मत दिखाओ इसमें, आप करंट बोलो सिर्फ। हाँ करंट मैक्सिमम होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा, ये बोलो बस। उसका रीजन ये है ना, स्पीड नहीं है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो ये है, ये हाइट, एम्पलीट्यूड तो ये हाइट है ये वाली। अगर वेव की बात करें, प्लस वन की बात करें तो ये होती है एम्पलीट्यूड। स्पीड नहीं बोलेंगे, स्पीड तो लैम्डा होती है, वेवलेंथ बढ़नी चाहिए स्पीड के लिए, तो लैम्डा बढ़ना चाहिए, ये जो प्लस वन में पढ़ते थे हम। उसे स्पीड नहीं बढ़ेगी, नहीं सेम टाइम लेगा। पहले वो 1 सेकंड में 10 चक्कर ऐसे काट रहा था, अब मैंने इतना फोर्स लगा दिया कि वो 1 सेकंड में 10 ही काटे, लेकिन बड़े काटे। इतना फोर्स लगा दिया, काटे 10 ही, हाँ काटे 10 ही, लेकिन दूर तक काटे। ऑसिलेशन तो उतने रहेंगे ना 10 के 10। हाँ स्पीड बोल सकते हो, स्पीड बोल दो, स्पीड बढ़ गया ये बोल दो, हाँ स्पीड बोल सकते हो। हाँ वैसे पॉइंट हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये नहीं बोलते स्पीड बढ़ गई, बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया। हाँ क्योंकि हमारा सिग्निफिकेंस हाइट से है उसका। वो भी जोड़ूंगा मैं इस बात को भी इसके अंदर, मिक्सिंग कैसे करते हैं सिग्नल की, कि करंट की वैल्यू बढ़ गई, बस बोलेंगे इसमें, ये बोलेंगे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट बढ़ जाएगा, बस ये बोलना है और कुछ नहीं बोलना। करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, पीक वैल्यू आई देखो मैक्सिमम आ रहा है इसमें। हाँ उसको पीक वैल्यू ऑफ करंट बोल दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोल दो, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोल दो, वेलोसिटी ऑफ करंट कुछ वर्ड ही नहीं होता कभी, क्योंकि ये इससे कट गया तो जेड की वैल्यू कम आएगी ना, इसलिए अगर ये कट गया इससे तो जेड की सिर्फ आर के बराबर बचा, जेड तो कम हो गया, जेड कम तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट बढ़ गया। चलूं आगे, तो अभी तक ये पढ़ लिया हमने, अभी तक ये पढ़ लिया हमने इन 3 केस के अंदर, ठीक है। कर दूं के तीनों के सीरीज, लिखो फटाफट, लिखो जल्दी। ये 3 केस, ये वाले मैंने लैंग्वेज में लिखी 3 ऊपर, ये नोट कर लो इसको, इसके आगे लिखो कर दो रेस। रुक जाऊं, ये लिखा नहीं अभी, क्या लिख रहे हो? मैंने तो रुका हुआ था बहुत देर से लिखने के लिए, मैंने तो बहुत टाइम नहीं था लिखने के लिए, मैं खड़ा ही तो इतनी देर से क्या कर रहा हूं।
हद हो गई। चलो वीडियो भेजूंगा ना, रात को वहां से नोट कर लेना, छोड़ो। तो मैंने बाद में टाइम दे दिया लिखने के लिए, उसके बाद आप कह रहे हो मैं कहाँ बोले जा रहा हूँ, मैं तो बात अलग बच्चों से कर रहा हूँ। जब बच्चों से बात करूँ तब लिख लो आप। हमारे पास अब ये तीन हमने ऑब्जर्वेशन देखी। पहले वाली देखी हमने रेजिस्टेंस R1 के लिए, और ये वाली ऑब्जर्वेशन फॉर रेजिस्टेंस R2, और ये वाली ऑब्जर्वेशन फॉर रेजिस्टेंस R3। आपको बताना है तीनों में से कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा। बताओ कशिश, आप बताओ। पहले वाला ग्राफ बनाया हम लोगों ने रेजिस्टेंस R1 के लिए, ये वाला, ये ग्राफ है रेजिस्टेंस R1 के लिए। दूसरे वाला ग्राफ है रेजिस्टेंस R2 के लिए, ये वाला R2 के लिए, और तीसरा ग्राफ है R3 के लिए। बताना है कि हायर रेजिस्टेंस कौन सा होगा, R1 बड़ा होगा, R2 या R3। जल्दी मत करना, सोच के बताना। R1 बड़ा होगा, R3 बड़ा होगा? R1 पक्का? इसमें तीनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, R2, R3। तीसरे वाले का रेजिस्टेंस दिया हुआ है R3। तीसरे वाले का करंट देखना कितना ज्यादा आ रहा है। आई मैक्स ज्यादा किसका आ रहा है, देखो आई मैक्स ये रहा, इसका आई मैक्स ये रहा। R3 वाले का आई मैक्स ज्यादा आ रहा है ना, ये आई मैक्स तीसरे वाले का है, ये आई मैक्स दूसरे वाले का है, और ये आई मैक्स पहले वाले का है। तो तीसरे वाले का आई मैक्स बड़ा आ रहा है, दिख रहा है सबको। तो फॉर R3 के लिए करंट क्या आ रहा है, ज्यादा। करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो R3 कम होगा, इसलिए R3 कम होगा, R2 बड़ा होगा और R1 बड़ा होगा। समझ आ रही है बात। थर्ड वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड R3 वाले के लिए। R3 वाले के लिए दिख रहा है आपको करंट मैक्सिमम बड़ा है। देखो R3 का ग्राफ ये रहा, इसके लिए आई मैक्स देखो बहुत बड़ा आ रहा है। मान लो यहाँ वैल्यू लिखी है 1 2 3 4 5 6 10 15 20 30 लिखा हुआ है, तो करंट ज्यादा आ रहा है। करंट ज्यादा आ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा यार, इसलिए R3 कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा R1। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत? चलें आगे। मैं आज क्लास के एंड में ना क्वेश्चन सुनूंगा इस टॉपिक से, तब तोड़ूंगा, मजाक नहीं कर रहा। अब तो कुछ भी बोलो तुम। चले, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट लिखो मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स ना, उससे पहले एक पॉइंट लिखो। देखो चैनल की ट्यूनिंग कैसे होती है, जब चैनल हम बदलते हैं तो उससे ट्यूनिंग कैसे होती है चैनल की। तो हमारे पास टीवी के अंदर हमारे एक सर्किट होता है, LCR सर्किट। उस सर्किट में एक R लगा होता है,
एक साथ में इंडक्टर लगा होता है और साथ में एक कैपेसिटर लगा होता है। जो आपके सर्किट में कैपेसिटर है वो होता है वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल साइन के लिए दिखाते हैं हम इस तरह से, ये साइन दिखाते हैं वेरिएबल, पता है आपको? दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। मतलब आपके टीवी के एलसीआर सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। हाँ, कोई कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का, कोई 2 माइक्रोफैरड, कोई 0.1, कोई 0.2, कोई 3, तो देयर आर लॉट ऑफ कैपेसिटर्स। अब जब आने वाली सप्लाई आती है तो वो एक सिंगल वायर के अंदर ना बहुत सारी वेव्स पास करते हैं। जो डिश वाले होते हैं ना, मान लो अभी उन्होंने चैनल लगवाए हुए, मान लो आज तक, जीटीवी और स्टार वाले सारे चैनल, मान लो उन्होंने प्लान लिया हुआ है सारा, तो या जो भी ले रखा है, पूरी डिश ले रखी है, तो उसके अंदर अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं चलो जो भी ले रखा है वट एवर, कुछ तो लिया हुआ है, बढ़िया है। तो ई का फॉर्मूला ई नोट साइन ओमेगा 1t, ऐसे ही E2 होगा ई नोट साइन ओमेगा 2t, ऐसे ही E3 इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा 3t। ऐसे मान लो 100 चैनल लगवा रखे हैं इन्होंने, अमीर लोग हैं बहुत। अरे मैं तो क्या, मैं गरीब आदमी में तो बोलता हूँ कई बार, चलो जब तक सही हूँ, आज गरीब हूँ, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत गरीबी है मेरी डिपेंड्स ऑन द सेहत, नॉट विद द मनी और नॉट विद द, ठीक है। तो पहले इसमें, अब मैं कहाँ का अमीर, मैं तुम्हें एक चीज नहीं समझा पा रहा, कहाँ का अमीर सारे पूछते हैं बार बार फालतू क्वेश्चंस। तो ये मान लो हमारे पास ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पास कर दी हमने, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3। मान लो जो तुम्हारे केबल वाले हैं ऑपरेटर, उन्होंने क्या किया कि जो तुम्हारे घर में एक वायर आ रही है केबल वाली, आ रही होगी सबके घर में केबल की वायर, नुपुर आ रही है, वेरी गुड। उस केबल की वायर के थ्रू बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 पे आ रहा है, एक ओमेगा 2 पे आ रहा है, एक ओमेगा 3 पे आ रहा है। जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 मान लो वो जीटीवी है, ओमेगा 3 मान लो सोनी की फ्रीक्वेंसी है, ये मान लो आज तक की है, ये मान लो स्टार के चैनल्स की है। तो इस तरह से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज इकट्ठी आ रही हैं। अब मेरे बटन दबाने से, जैसे मैंने 112 दबाया, 112 दबाते ही जीटीवी चल पड़ा। हर घर में वही चलता होगा या अलग चलता है? क्या चलता है? हाँ, सिटी में तो जो भी है, मतलब एक पर्टिकुलर डिश लगी हुई है, अगर तुम्हारे घर सिटी, मेरे घर सिटी, अगर मान लो जो भी है, मतलब तो उस पे 200 पे कहाँ से आए हो? मास्क लगा लो, तबीयत खराब है? अच्छा आ दो, थोड़ा दूर ना रखना, मैं बीमार हूँ, मेरे से बीमार तुम हो जाओगे। नहीं, वो भी आपको 100 मैच लग रहा था। मैच लगाया था? सट्टे भी लगाता है क्या? अच्छा, एक बार सुनना इधर। हेलो 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 करिश्मा, ऐसे करके बात करने से क्या होगा? सारे गंदे बैक्टीरिया उधर ट्रांसफर कर रही हो। तो इसमें जब तुम्हारे घर के अंदर आने वाली जो वायर है उसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, एक फ्रीक्वेंसी सोनी की, एक किसी और चैनल की, तो ये बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं। जैसे ही हम सभी, अगर मान लो अगर हम सारे सिटी वाले हैं, तो सिटी वाले 112 दबाएंगे तो हर घर में जीटीवी चलेगा। तो 112 में ऐसा क्या कोड है भाई? 112 दबाते ही सिटी चलता है, जीटीवी चलता है, 115 चलाते ही सोनी चल रहा है, 200 चलाते ही। तो हम उस ट्रिगर से, या हम जब बटन दबाते हैं उससे हम कैपेसिटर की वैल्यू बदलते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू बदलने से क्या होता है? जो ओमेगा है हमारा, ओमेगा इज 1/√LC, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओमेगा नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर करंट क्या होता है? मैक्सिमम। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एल और सी के ऊपर। तो ये तो हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी सारी। अब समझना दोनों लफ्जों में फर्क क्या है, अप्लाइड और रेजोनेंट में। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 100, ये सारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसीज हैं जो उस सिंगल केबल से आ रही हैं। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा नॉट, सर्किट की जो होती है। अब जैसे ही आपने सर्किट को वो फ्रीक्वेंसी यदि मान लो 112 वाली, जैसे हमने जीटीवी चलाया, अगर मान लो जीटीवी चलता है ओमेगा 2 पे, सपोज ये ग्राफ है हमारा, अब ये ओमेगा के साथ ग्राफ है करंट का, आप ट्यून कैसे करोगे? यहां मान लो ओमेगा 1 है, इधर मान लो ओमेगा 2 है, इधर मान लो ओमेगा 3 है। बेटा अभी टॉपिक बहुत लंबा है, टिक के बैठ जाना बस। अब मान लो मैंने जीटीवी ऑन करना है और मान लो वो ओमेगा 2 पे चलता है अगर, तो मुझे ओमेगा 2 को मेरी रेजोनेंट के बराबर लाना पड़ेगा। रेजोनेंट के बराबर ओमेगा 2 कैसे बनेगी? मान लेते हैं कि जीटीवी 112 पे चलता है, उसके लिए कम फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें। तो हमने जैसे ही कैपेसिटर रिमोट दबाया तो कैपेसिटर की लो वैल्यू भी है और हाई वैल्यू भी है। मान लो कैपेसिटर की लो वैल्यू सेट है जीटीवी के लिए और हाई वैल्यू सेट है मान लो सोनी के लिए।
तो जैसे ही मैंने 112 दबाया, मान लो लो वैल्यू, इस वैल्यू को समझ लेना फ्रीक्वेंसी से एक बार, 112 नंबर दबाते ही कैपेसिटर की एक वैल्यू सेट हुई, उस वैल्यू के सेट होने से उसकी ओमेगा नोट सेट हो गई एक। मान लेते हैं इसको हाई मान लो, एक बार आप इसको हाई मान लो और इसको लो मान लो आप, कि जैसे ही मान लो मैंने बटन दबाया 112 दबाते ही कैपेसिटर की वैल्यू बदलेगी, कैपेसिटर की वैल्यू बदलते ही ओमेगा नोट बदलेगा। मान लो 112 दबाते ही वो हाई कैपेसिटर सेट हो गया, जो उन्होंने सेट किया ऑलरेडी सेट किया हुआ है, हर घर में होता है वो, हर घर के अंदर वो ट्यून सेम फ्रीक्वेंसी पे होगा। ये नहीं कि मेरे घर में जीटीवी चलेगा तो तुम्हारे घर में कुछ और चलेगा उस पर। तो हर घर के अंदर जो डिश टीवी अगर सेम लगा हुआ है तो उस डिश के साथ जो कैपेसिटर की वैल्यूज है वो फिक्स है, कि 112 के ऊपर वो कैपेसिटर हुआ हाई, उसके हाई होने से ओमेगा हुआ लो, ओमेगा नोट लो होते ही जो ओमेगा नोट पहले यहाँ बन रहा था, जो ओमेगा नोट पहले इस वैल्यू में बन रहा था, मान लो ये बन रहा था पहले ओमेगा 5 पे, अब वो जाके सेट हो जाएगा ओमेगा 2 पे, मतलब ओमेगा 2 का करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ओमेगा 2 भी कम ओमेगा नोट के इक्वल हो जाएगी, और जहाँ करंट क्या आएगा मैक्स, और चलेगा क्या मेरे घर में जीटीवी। अब मुझे जीटीवी से बदल के सोनी चलाना है, मान लो 200 पे, जैसे मैंने 200 दबाया, 200 दबाते ही मान लो 200 पे सपोज लो फ्रीक्वेंसी है सोनी के लिए, कैपेसिटर लो हुआ, कैपेसिटर के लो होते ही ओमेगा नोट क्या हुआ हाई हुआ, और मान लो ओमेगा नोट पहुंच गया वो ओमेगा 5 के बराबर या 7 के बराबर, तो 7 में मान लो सोनी चल रहा है हमारा, मान लो सोनी के लिए ये सेट की हुई है, तो वो वाला पीक हटके कहाँ पहुंच जाएगा इस जगह पर, और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो सोनी चलने लग जाएगा आपके घर के अंदर। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि चैनल ट्रांसमिशन में जैसे ही हम बटन दबाते हैं, बटन दबाने से आप कैपेसिटर की वैल्यू बदलते हो, कैपेसिटर की वैल्यू बदलने से एल फिक्स होता है इंडक्टर, कैपेसिटर की वैल्यू बदलने से ओमेगा नोट बदलता है, ओमेगा नोट बदलने से ओमेगा नोट हो गया हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट के बराबर होगी तो वहां करंट मैक्सिमम होगा। तो उस केस में जब 200 पे सोनी चल रहा है किसी घर में, तो सोनी के वक्त उस वक्त जब हमने बटन प्रेस किया 200 करते ही सी की वो वैल्यू आ गई जो ओमेगा नोट बराबर हो जाएगा ओमेगा 7 के, और 112 पे जीटीवी चल रहा है, अगर जी चैनल चल रहे हैं तो उस वक्त ओमेगा नोट बराबर हो जाएगा ओमेगा 2 के। मतलब ओमेगा नोट हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, एल और सी की वैल्यू के ऊपर। जैसे आप बटन दबाते हो उससे सी बदलता है, सी बदलने से ओमेगा नोट बदलता है, ओमेगा नोट बदलते ही ओमेगा नोट इनमें से किसके बराबर आ जाएगा, जिसके बराबर आ जाएगा वो आपको दिखने लग जाएगा। मान लो मुझे अब न्यूज चैनल चलाना है, तो मैंने फिर से बटन दबाया, मान लो 115 दबाते ही फिर सी बदला, सी बदलने से ओमेगा नोट बदला, ओमेगा नोट मान लो बदल के आ गया इसके बराबर, और ये मान लो चैनल है न्यूज चैनल है कोई सोनी, तो ये यहाँ पीक आ गया उस वक्त, और ये मुझे शो होने लगा। समझ आ रही है बात? अभी इसके अंदर सिग्नल इंटरमिक्सिंग वगैरह पढ़ेंगे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ अभी स्विचिंग कैसे होती है, वो चैनल एकदम स्विच होकर अगला कैसे बदलता है हमारा एक बटन दबाने से, सिर्फ समझ रहे हो? मतलब जब वो पीक वैल्यू पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बटन मतलब ऐसे ही ला रहे हो बस। अच्छा वो तो आते ही थे पहले ही, आपको पता नहीं है क्या रेजोनेंट वर्ड बोलो, रेजोनेंट स्पेलिंग बोलो, रेजोनेंट की स्पेलिंग बोलना रेजोनेंट की, बढ़िया बोलो। हर कंपनी का अलग है ना, हर कंपनी का डिश टीवी अलग होता है ना, सबके डब्बे सेम थोड़ा होते हैं, जो डब्बे आते हैं तुम्हारे घर में सेम थोड़ा आते हैं, सिटी वालों का अलग होता है, जियो वालों का अलग होता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूं, आ रहा है कुछ समझ? नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? सुनो, मान लो ओमेगा 1 है सपोज जीटीवी के लिए, ये मान लो सोनी, या ये मान लो सोनी का है, ये मान लो स्टार का है, ये मान लो डिस्कवरी, बताता हूं 1 मिनट से। सुनना 1 मिनट इधर, छोटी सी बात कह रहा हूं, सुनो। आपको सभी को ये पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/√LC, पता है? पता है? और सबको पता होगा कि जब ओमेगा नोट आएगा तो ग्राफ कहां पहुंच जाएगा, पीक पे, पता है बात? एक बार दोबारा ट्राई करो, ना समझ तो छोड़ देना, एग्जाम में नहीं आएगा ये। एक दोबारा कोशिश कर लेता हूं मैं, अभी ये टॉपिक लंबा चलेगा, आगे जाके शायद ये टॉपिक ये बात समझ आ जाएगा आपको, 2-4 बातें मैं आगे और बोलूंगा अभी, शायद फिर वापस आएंगे तो समझ आ जाएगा, ना आए तो छोड़ देना, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। और ठीक है, आपके कोर्स में इतना हैवी नहीं, एक बार एनसीईआरटी खोल के पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इतना कुछ दिया हुआ। सुनो,
ये इंजीनियरिंग करोगे आगे, आप तो छोड़ ही देना, आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ लेना सारा कुछ, ठीक है। अभी प्लस 2 सिलेबस में नहीं है सारा ये। प्लस 2 में सिर्फ z इक्वल टू एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इज 1/√LC, ओमेगा इज 2πf, f इज 1/2π√LC, खत्म, फुल स्टॉप, बस। ट्यूनिंग वगैरह की आगे पढ़नी है जाके, कम्युनिकेशन में है सारा ये, तो तुम्हें कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगी इसकी। जेई में तो आएगा, कम्युनिकेशन में सारा है ये। अभी प्लस 2 बोर्ड्स में नहीं आएगा इतनी डिटेल, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए यार, जब टॉपिक लिंक है तो बता दिया मैंने। एक बार दोबारा बता रहा हूं, ट्यूनिंग काम कैसे होती है दोबारा सुन लो। इसको बोलते हैं ट्यूनिंग एंड सिलेक्टर सर्किट। आगे इंजीनियरिंग में जाके सर्किट दोबारा पढ़ोगे सारे ये, तो वहां जाके थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। नहीं आ रहा है समझ तो वहीं जाके अपने आप समझ लेना। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, भाई साहब सुन लो, ये सुन लो, सभी को ये समझ आ गया कि एल और सी की जो वैल्यू होगी पर्टिकुलर, उस वैल्यू पे ओमेगा नॉट एक पर्टिकुलर होगा जहां करंट मैक्सिमम होगा। ये क्लियर, सबको क्लियर? ये एल और सी की एक वैल्यू होगी, उसके लिए ओमेगा एक वैल्यू होगी पर्टिकुलर, ओमेगा की उस वैल्यू के ऊपर करंट का ग्राफ मैक्सिमम बनेगा। ये क्लियर? ये सी अगर बदलोगे तो ये बदलेगा, बदलेगा, बस फिर क्या समझ नहीं आ रहा? हर चैनल के लिए अलग अलग सी की वैल्यू है, आपको बटन दबाते ही सी बदलना है, सी बदलने से ये बदलेगा, ये बदलेगा तो जो पीक है वो बदलेगा नहीं। अगर मान लो ये सी बदलोगे आप, जब आप सी बदल रहे हो कैपेसिटर, जैसे आप बटन दबाओगे, विपाशा सुन लो बेटा, कोई बात नहीं, आप तो मेडिकल वाले हो, आगे जाके कोई पढ़ाएगा ही नहीं आपको, ये तो कोई बात नहीं, सुन लो एक बार, छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब बटन से आप चैनल बदलते हो, चैनल बदलने के लिए आप सी बदलते हो, बस सी के बदलने से ये बदलेगा, ये बदलेगी तो वैल्यू, ये वैल्यू मान लो अगर 100 थी पहले, जब सी बदलोगे, मान लो सी बढ़ा दिया तो ये वैल्यू 50 पे नहीं आ जाएगी। मान लो ये वैल्यू छोड़ो, जीटीवी वगैरह छोड़ो आप, मान लो ये वैल्यू है 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 70, 100, 200 कुछ ही मान लो आप। छोटी सी बात कह रहा हूं, जब कैपेसिटर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जीटीवी के लिए, जब आप सी को बदलोगे बटन दबा के, उस सी के बदलने से ये बदलेगा। मान लो एट प्रेजेंट ये 100 है, और 100 की वजह से मान लो ग्राफ यहां चल रहा है इस तरह से, आपके घर में चल रहा है ये वाला चैनल 100 वाला, जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, मान लो वो चल रहा है, सुपोज सोनी चल रहा है। अब सोनी से बटन दबाते ही वो जीटीवी कैसे बना वो बता रहा हूं मैं। जैसे ही आपने बटन दबाया उससे ये बदला, सी बदलने से, कैपेसिटर बदलने से कैपेसिटर की वैल्यू अगर बढ़ी तो ये वैल्यू कम होगी, तो जो पहले 100 थी वो कम होकर 50 पे आ गई। जब ओमेगा नॉट 50 पे आएगा तो 50 वाला ग्राफ, 50 ये वाला ग्राफ यहां से खत्म होकर कहां पहुंच जाएगा, पीक करंट यहां आ जाएगा। जब यहां आ जाएगा तो यहां पर जो ये फ्रीक्वेंसी है मान लो सोनी की है, तो ये आपको शो होगा। अगर आप फिर से बटन दबा रहे हो, आपने इसको और बढ़ा दिया, आपने बटन दबाया मान लो 450, 450 पे कैपेसिटर की वैल्यू कुछ और सेट करके उन्होंने, कंपनी वालों ने, सिटी वालों ने हर पर्टिकुलर चैनल के लिए पर्टिकुलर कैपेसिटर और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, आने वाली इन सब फ्रीक्वेंसी में से कैसे सिलेक्ट हो रही है वो समझा रहा हूं मैं सिर्फ। जैसे ही आपने सी को बदला, उससे ये बदला, ये बदलते ही जैसे पहले होता था वो 92.7 घुमा के बनाते थे हाथ से मैनुअली रेडियो के अंदर, 93.8, 94.8, वो फ्रीक्वेंसी बदलने से फ्रीक्वेंसी अप्लाइड बदल रही थी, उससे चैनल अलग रिसीव कर रहा था फ्रीक्वेंसी को। वही काम यहां पर है कि आप यहां बदलते हो, जब आप सी बदलोगे बटन से, इसके बढ़ाने से ये और कम हो गया, मान लो कम होकर 20 पे आ गया, तो जैसे ही ओमेगा नोट 20 हुआ तो 20 होते ही ओमेगा नोट 20 वैल्यू के ऊपर आके पीक बना रहा है अपना, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी जिस चैनल की यहां होगी वो आपको विजिबल होगा। 1% समझ आ गया तो ठीक है, अभी आगे बढ़ूंगा तो वापस दोबारा इस बात पे आऊंगा, फिर समझ आ जाएगी बात ये, ठीक है। उसके लिए एलसी ऑसिलेशंस पढ़ेंगे अभी हम, उससे समझ आ जाएगा आपको। हाँ जी बोलो। पीक वैल्यू, करंट जहां मैक्सिमम होगा वही तो अपने को विजिबल होगा ना। क्या चीज? वो विजिबल नहीं होगा आपको, आपको विजिबल वो होगा जो पीक वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैं बताता हूं इस बात को, 1 मिनट। कुछ में लिखना, 2 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट। अभी सारों की थ्योरी लास्ट में लगाऊंगा इसके,
अभी बना, ग्राफ बना लो, बनाना तो ये वाला, अगर ग्राफ बनाना है तो बना लो ये वाला, कोई पूछेगा नहीं वैसे तो। अभी इसका पैराग्राफ लास्ट में होगा मैं इस पूरे टॉपिक का। सर्किट बनाओ, ये दिखाओ, आने वाली फ्रीक्वेंसीज दिखाओ, पढ़ना ही नहीं है कुछ। दो तीन वेव्स दिखा दो ना, एक जीटीवी की दिखा दो, एक सोनी की और एक दंगल दिखा दो, दंगल चल रही है। सुनना इधर, अरे ये पूरा एक ही टॉपिक है, ये टॉपिक अलग नहीं है ये। अभी इसके बाद ये लिखेंगे, फिर एक पैराग्राफ लिखवाऊंगा, उसमें सारा यही बात लिखवाऊंगा। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल लिखो। इसकी कंडीशन ये होती है कि जब हमारे पास एक बार समझ लो, इधर काफी मेन टॉपिक चल रहा है ये। जब नोट करना क्या, ये जल्दी कर लो, अभी सारा लिखवाऊंगा, तुम 2 मिनट रुको, सिर्फ जो मैं लिखवाया जा रहा हूँ वो लिखे जाओ। लास्ट में एक पैराग्राफ लिखवाऊंगा, जगह नहीं छोड़नी कहीं कुछ भी, बस शॉर्ट में लिखते जाओ जो लिखा हुआ है। कई लोग हैं जिनको इच्छा नहीं है सुनने की, वो देखो बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन घूमते ही घूम जाएंगे, देखना सब कुछ सिलेबस में है। एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ में लिखा हुआ सारा कुछ, इतने से पैराग्राफ के अंदर, वही रट लेना जाके घर पे, याद कर लो बस। एलसीआर इज यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट एंड सिलेक्टर सर्किट, बस। और को पूछे मीनिंग क्या कहते ना, आई डोंट नो, लिख लो, बाद में लिखोगे। तबीयत ठीक नहीं है क्या, नींद आ रही है, सो जाओ फिर थोड़ी देर, नींद आ रही है। हर जगह लगेगी, हाँ। पावर कंडीशन क्या है ये? पावर कंडीशन ये होती है कि जिस करंट पे पावर मान लो P है, इस वक्त एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के लिए पावर मान लो P है, और जब ये पावर P/2 होगी तो करंट कहीं ना कहीं यहां होगा, उस वक्त जब पावर P/2 होगी तो करंट यहां होगा। तो यहां से हम निकालते हैं बैंडविड्थ। तो पहले बहुत लोग इस टॉपिक को टपाएंगे तो टपा देना, मेरा कुछ नहीं जा रहा, बता रहा हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में तो ये एलसीआर सर्किट जो था ना, जो भी तक पढ़ते आ रहे थे, वो सब कुछ दिख नहीं रहा था हमारे को। इस टॉपिक से क्लियर होगा कि हम क्यों पढ़ रहे थे, एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट। और अगर नहीं चाहते सीखना तो कोई बात नहीं, आगे बीएससी भी करोगे और बीटेक भी करोगे तो वहां जाके पढ़ लेना, शुरुआत से, जीरो से। आप देखता हूं कौन तुम्हें पढ़ाएगा। ये तुम्हारा लास्ट 3-4 महीने रह गए बस, जब कोई तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है। आज से 4 महीने के बाद तुम्हें कोई कुछ भी नहीं सिखाएगा, बोल रहा हूं। चाहे तुम आईआईटी में जा रहे हो, चाहे एनआईटी में जा रहे हो, सब खुद सीखना आपने। तुम खुद ड्राइवर बनोगे, तुम्हारी गाड़ी, तुम खुद ड्राइवर, जिन्हें कुछ नहीं आता और खुद ड्राइव करना है अपने को, ऐसा सीन बनेगा। वो धक्के खा खा के सीखोगे फिर सारा कुछ, ठीक है। कानून है जिंदगी का, ये क्या कर रहे हैं, सबने ऐसे ही जिंदगी काटी है। चलो बढ़िया है। सुनो, अब यहां पर हाफ पावर के केस में क्या होगा? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू I²R। पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। हाफ पावर के लिए डिवाइड बाय 2 कर दो, इट बिकम P/2 इज इक्वल टू I²R/2। आई कैन राइट हाफ पावर कितनी बन जाएगी? आई कैन राइट, इसको I0 बोल दो एक बार। I0 मतलब पीक वैल्यू, दिस इज I0। इस वक्त करंट क्या होगा? I0। इस I0 करंट के वक्त पावर क्या होगी? I0²R। सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस भी होगा और कुछ करंट भी होगा, और पीक वैल्यू का पावर मान लो P है, तो हाफ पावर में क्या बनेगा रिजल्ट? I0 बाय, इसको लिखो √2 का स्क्वायर, I0 बाय √2 का स्क्वायर इंटू R। और IRMS क्या होती है? I0 बाय √2, तो IRMS का स्क्वायर इंटू R।
तो ये देखा गया कि करंट की वैल्यू आरएमएस से लेके और पीक तक, आरएमएस करंट से पीक तक जो करंट होता है हमारा वो इंक्लूड होता है बैंडविड्थ के अंदर। बैंडविड्थ क्या होती है, जैसे मान लो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नोट, जानते हो सारे, बहुत मेन टॉपिक है, बहुत ज्यादा मेन टॉपिक है ये, मन करे तो सुन लेना वरना सो जाना करिश्मा की तरह। इसको बोलते हैं ओमेगा नोट। ओमेगा नोट का मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर यहां मान लो 50 लिखा हुआ है, अगर यहां जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, 50 से बड़ी होगी, यहां जाओगे तो वैल्यू 50 से कुछ बड़ी होगी ना, मानते हो? ये वैल्यू 50 से कुछ बड़ी होगी, मान लेते हैं इसको ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा, मान लिया। ओमेगा नोट से पहले अगर आए तो यहां वैल्यू क्या होगी इस जगह पर, इस ओमेगा नोट से थोड़ी सी कम होगी, उसको मान लेते हैं ओमेगा नोट माइनस डेल्टा ओमेगा। और जो जहां हाफ पावर होती है उनको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। अभी बताऊंगा सिग्नल में मिक्सिंग कैसे होती है। कई बार हम चलाते हैं 92.7 FM के अंदर, तो साथ में एक और चैनल की आवाज भी साथ आ रही होती है, सिग्नल मिक्सिंग बोलते हैं इसको हम। अभी वो दूर कैसे करनी है, और कंपनी वाले क्या करते हैं टीवी के अंदर कि टीवी में ये काम नहीं होता, भाई सोनी चलते तो सोनी चलता है, कभी ये नहीं कि जीटी वालों की आवाज साथ आ रही होती है, तो उनको बैंड एलोकेशन कैसे करनी पड़ती है, भाई पर्टिकुलर बैंड दे दिया कि सोनी वालों को तुम्हारा बैंड ये है इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक, तो वो सेट कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं। ये हमारी ओमेगा नोट वैल्यू हो गई, ये वैल्यू उससे कुछ बड़ी हो गई और ये उससे कुछ कम हो गई, इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, और इस पूरे को बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मींस, बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ टू एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज। इट इज डिफाइंड एज, बातें करो बैठ के, डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ टू एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज। बताता हूं वो क्या है। बैंडविड्थ क्या है, डिफरेंस ऑफ टू एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज। तो बैंडविड्थ क्या बनेगी, एक्सट्रीम कौन सी फ्रीक्वेंसी बताना एक बार, हाफ पावर के लिए। एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी एक तो है ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा, एक्सट्रीम मतलब ये वाली, इस पॉइंट की एक्सट्रीम ये वाला है, इसका एक्सट्रीम ये वाला है जहां हाफ पावर होती है। तो एक एक्सट्रीम ये रहा और एक एक्सट्रीम ये रहा, दोनों को डिफरेंस करना कितना आएगा, ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ये वाली वैल्यू ओमेगा नोट माइनस डेल्टा ओमेगा। तो क्या बनेगा ये, ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा, ये इससे कट जाएगा, इट बिकम 2 डेल्टा ओमेगा। इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ जो हमें सेट करनी होती है, ये हमें मिनिमम रखनी होती है या मैक्सिमम रखनी होती है। किसी भी सिग्नल को जब अलॉट करते हैं कोई फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो हमने सोनी वालों को देनी है, तो ये बैंड की जो विड्थ है जो हमारे तक पहुंचनी है वो हमें कम रखें या ज्यादा रखें, बताओ, कम रखनी चाहिए ज्यादा रखनी चाहिए, कम, क्यों, ताकि औरों को मिल सके, जैसे रोटी कम खानी चाहिए इसलिए, वैसे ही कि जो भूखे हैं उनको मिल जाए। मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूं, एक मान लो तो ये सुखदेव हमारा मान लो बहरा हो गया, मान लेते हैं एक बार, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लो ये बहरा हो गया, ठीक है, अंधा नहीं हुआ, अंधा भी हो गया मान लो। तुमने वो देखा नहीं उसमें सूर्यवंशम में अंधे लोग भी उस बस में चढ़ते थे, जो सुंदर हॉट ब्यूटीफुल लड़की आई थी टिकट काटने के लिए, याद है? टिकट काटने एक लड़की आती है सुंदर सी शॉर्ट्स पहन के, और करिश्मा नाम की, हाँ, तो जब वो करिश्मा बस में आती है टिकट काटने के लिए, सुखदेव जैसे अंधे और बहरे लोग भी जाते हैं देखने के लिए, तो वो बोले कि क्या हुआ, हम अंधे बहरे हैं, हमें खुशबू तो आती है, हमें, हम खुशबू से ही मजा ले लेंगे। याद है किसी को? सूर्यवंशम में देखी हुई है क्या, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम देखी हुई? जिन लोगों ने सूर्यवंशम नहीं देखी वो सुसाइड कर लो प्लीज, उनको जीने का हक नहीं है, मां कसम, वो भारत के लोग ही नहीं है। क्या था, अरे हाँ टच कर लूँ, ये था। चलो सुनना एक बार, मान लो हमने इस बहरे आदमी को एक मशीन दी जो हमें सब सही सुनाई देता है, हमारी तो फ्रीक्वेंसी, हेलो, जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है वो तो देती है 20 से लेके 20,000 तक, सभी को पता है, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। और मान लो सुखदेव बहरा हो गया, अब सुखदेव जा रहा है, मान लो मैंने सुखदेव को एक मशीन बना के दी और मैंने उसकी बैंडविड्थ बहुत कम रख दी, मान लो सपोज नैरो बैंड बना दिया मैंने, और उसकी बैंडविड्थ है मान लो 0 से 500, मान लो ये वैल्यू है 0, नहीं बोलो प्लीज 2 मिनट के लिए, मान लो मैंने उसकी हाफ पावर के लिए जो दिया उसको मैंने स्ट्रेंथ दे दी कि तुझे सुनाई देगा यहां से यहां तक, और मान लेते हैं ये बैंडविड्थ है 500 तक,
अगर उसकी बैंडविड्थ हमने छोटी सेट कर दी, दो मिनट रुक जाओ भाई साहब, 2 मिनट। एक तो हमने बैंडविड्थ कम दे दी और एक मान लो हमने दे दी ज्यादा बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी कुछ, देखो ये विड्थ ज्यादा दिख रही है आपको, ज्यादा है, और ये विड्थ क्या है, छोटी है बैंडविड्थ, दिख रही है आपको, और ये बड़ी बैंडविड्थ। मान लो मैंने सुखदेव को बैंडविड्थ उस मशीन की दे दी कि ये 0 से 500 तक सुन सकता है सिर्फ, वैसे मानी वैल्यूज है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे वैल्यू हमारी ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन बीइंग की 20 से लेके 20,000 तक, और मान लो मैंने इसको दे दी 20 से लेके 500 तक। हम सभी नॉर्मल आदमी सुन सकते हैं 20 से लेके 20,000 तक, और इसको मैंने एक मशीन बना के दे दी, वो मशीन इसे इस बहरे आदमी को 20 से 500 तक सुना सकती है। बस मैंने बहुत छोटी विड्थ रख दी सिर्फ। अब ये गया कहीं किसी कॉलेज के अंदर जहाँ फेस्ट चल रहा था, वहाँ कथक डांस चल रहा था, कथक, वो 3 धाधा था। उस कथक डांस में घुंघरू बज रहे थे, पैरों में डाले होते हैं लड़कियों ने, वो देखा नहीं तुमने यूं वो, तो उसमें घुंघरू नहीं, वो पैरों में घुंघरू होते हैं ना, वो साथ वो पोजीशन मुझे पता नहीं है, वैसे कभी देखी छोटी मोटी मैंने। तो उस कथक डांस में घुंघरू बज रहे थे 2000 हर्ट्ज पे, और वो ड्रम बज रहा होता क्या, वो तबला बज रहा था मान लो 20 हर्ट्ज पे, ढोलक, हाँ ढोलक बज रही थी 20, तबला या ढोलक बोल दो चलो, ढोलक 20 हर्ट्ज पे, और गाना गा रही थी वो मान लो 500 मान लो चलो 500 हर्ट्ज पे, ठीक है। अब जब वो सुखदेव गया, इसको फील लेना था वहां जाके कि वो लड़की कथक कर रही है और मैं जाके सुनूं। अब इस सुखदेव को क्या सुनाई देगा, इसको गाना सुनाई दे जाएगा, ढोलक सुनाई देगी। अब उसकी रेंज तो ये है ना मशीन की, अरे बहरा है ये, हमारी तरह हम तो सब सुनेंगे, हमारी रेंज 20 से 20,000 होती है, हमें तो ये भी सुनाई देगा, ये भी और ये भी, 20 से 20,000 हर्ट्ज का सब सुनाई देगा हमको। तो इस भाई साहब को इनकी मशीन की रेंज बहुत छोटी सेट कर दी मैंने, बैंडविड्थ बहुत छोटी है इसकी, देखो। तो इस भाई साहब को ढोलक सुनाई दे रही है, गाना सुनाई दे रहा है, बट ये सुनाई नहीं देगा। घुंघरू में मजा ही नहीं आएगा कथक का, जब घुंघरू ही नहीं बजेंगे तो क्या मजा आएगा। तो मतलब बैंडविड्थ अगर छोटी होगी तो ये नुकसान है, अगर बैंडविड्थ हम छोटी सेट करते हैं तो ये नुकसान है कि हम कुछ सिग्नल सुन पाएंगे, कुछ हायर फ्रिक्वेंसी नहीं सुन पाएंगे। और बैंडविड्थ अगर हाई करते तो क्या हो जाएगा, मान लो मैंने हाई कर दी, अब हाई करने का नुकसान, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जीटीवी वालों को हमने अलॉट कर दिया, सपोज ये वाला केस, बेटा ये पावर कंडीशन क्या होती है कि पावर P से लेके P/2 तक, हाफ पावर तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी आती है, जितनी भी ये बीच की फ्रीक्वेंसी आती है, ये सारी ऑडिबल होती हैं या सारी विजिबल होती हैं। अगर ऑडिबल की बात चलिए तो ऑडिबल होंगी, विजिबिलिटी की है तो विजिबल होंगी अपने को। ये सारी फ्रीक्वेंसीज अलॉट होती हैं एक चैनल को, उसकी पावर P से लेके P/2 तक जितनी फ्रीक्वेंसी आती है वो सारी अलॉट होती हैं। मतलब इस बात का कि जैसे मान लो अगर मुझे सोनी टीवी चलाना था जब, तो सोनी के लिए ग्राफ ये बना था, याद है आपको, याद है ये ग्राफ बना था अभी, या जीटीवी के लिए ये ग्राफ बना था, याद होगा आपको, याद है। और जब जीटीवी के बाद सोनी ट्रांसफर किया तो मान लो सोनी का ग्राफ ये बन रहा है, अगर ये बन रहा है तो इसका नुकसान क्या होगा, इसकी पावर P/2 तक तो यहां बनेगी, देखो ये रही, ये मान लो P/2 है, और इसकी भी तो पावर P से P/2 तक यही बनेगी सेम। तो दोनों के लिए ये वाला तो मिक्सिंग नहीं होगी, देखो ये वाली। तो इसलिए हमें बैंडविड्थ को इतना रखना पड़ता है, ना तो बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। कोई पूछे आपसे कि बैंडविड्थ छोटी रखें, तो छोटी रखोगे तो ये नुकसान होगा, ऐसे बहरे लोग सुन नहीं पाएंगे। ज्यादा बड़ी रख देंगे तो एक सिग्नल को अलॉट करने के बाद दूसरे सिग्नल को बहुत बड़े गैप के बाद देनी पड़ेगी अपने को। अब जनरली ये नुकसान है इसका, क्योंकि बड़ी बैंडविड्थ है। देखो इसकी छोटी करने का ये फायदा रहेगा, इसके अंदर छोटी थोड़ी सी मीडियम रख लेंगे, ताकि एक चैनल को ये फ्रीक्वेंसी दे दी, अगले वाले को ये दे देते हैं हम। अब दिक्कत आएगी, कहीं कहेंगे आएगी सर, ये देखो मिक्स हो रहे हैं। अरे बाबूजी, पावर P से लेके P/2 तक होता है, सिर्फ P/2 तक तो इसकी बैंडविड्थ ये रही, इसकी बैंडविड्थ में उसकी बैंडविड्थ नहीं आनी चाहिए, तो इसकी मान लो पावर P ये रही P/2, इसकी बैंडविड्थ ये रही। तो अब क्या इस सिग्नल की बैंडविड्थ के अंदर जो ये बैंडविड्थ है ये वाली, इस बैंडविड्थ में इसके वाली बिल्कुल भी आ रही है, नहीं आ रही। तो एक पर्टिकुलर चैनल को एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ अलॉट कर दी गई, जैसे सोनी को अलॉट कर दी गई कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इस हर्ट्ज से इस हर्ट्ज के बीच में रहेगी। जीटीवी वालों को अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी, ताकि तुम्हारे घरों के अंदर जब सिग्नल आते हैं वो मिक्स ना हो। जैसे आप 92.7 चलाते हो, 92.92.7 FM क्लियर चलता है बिल्कुल, 92.8 पे चल रहा होता है बट इंटरमिक्सिंग हो रही होती है, 92.9 पे क्या हो रही होती है, इंटरमिक्सिंग हो रही होती है।
93 के बाद आती नहीं आवाज, इसका मतलब उन्होंने 92.7 को एक फ्रीक्वेंसी दे दी है, ये मान लो 92.7 है। अब रेडियो वालों में कोई इतनी तरक्की नहीं की काफी जमाने से, बस धक्के फिली चलता आ रहा है काम। इस कारण उन्होंने बाकी सिग्नल की स्ट्रेंथ इतनी दूर नहीं रखी ताकि मिक्स ना हो। उन्होंने ये देखा है ये काम कि आपको ऐसा कुछ आ जाता है बीच में कि इसकी बैंडविड्थ के बीच में साथ में किसी और की बैंडविड्थ भी आ जाती है। कई बार देखा होगा आपने बीच के इस पॉइंट पे कि 92.7 पे तो बिल्कुल क्लियर आएगा, बिल्कुल क्लियर 92.7 पे, 92.8 पे, 9 पे, 10 पे बैंडविड्थ बहुत छोटी करके उन्होंने। अदरवाइज 92.7 से लेके रेंज होती है जहां तक आपको बिल्कुल क्लियर सुनता होता नहीं है, लेकिन ऐसा रेडियो में सिर्फ 92.7 क्लियर दिखेगा, सुनेगा आपको। 92.8, 9 क्लियर नहीं सुनेगा ना, उससे पीछे 91.2 जाओ तो भी नहीं सुनेगा। तो उन्होंने विड्थ बहुत छोटी कर रखी है। इसका नुकसान ये है कि हमें पर्टिकुलर एक ही वैल्यू के ऊपर वो सिग्नल दिखता है सिर्फ, या सुनता है, अदरवाइज नहीं दिखता अपने को, समझ रहे हो। लेकिन हमारे जो न्यूज चैनल या ये चैनल सिस्टम है उसके अंदर एक विड्थ होती है जिस विड्थ के दौरान कोई और चैनल इसमें इंटरमिक्स नहीं हो सकता। तभी हम चैनल स्विचिंग करते हैं तो हमें दोनों के अंदर अलग अलग रेंज की फ्रीक्वेंसी मिलती है, अलग अलग सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है अपने को। बात समझ आ रही है? तो कोई पूछे आपसे कोई वाइवा के अंदर कि बैंडविड्थ छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, आंसर इज इट शुड बी अ नाइदर वेरी लार्ज, बिकॉज इफ इट इज वेरी लार्ज देन अगर ये बहुत बड़ी होगी तो किसी और के अंदर जाके पंगे लेगी भाई। अगर बहुत लंबी कर दी आपने तो भाई साहब देखो यहां से यहां तक कर दी, ये तो हो गई इसकी बैंडविड्थ, और ये उस वाले की बैंडविड्थ के अंदर पंगे लेगी। देखो ये इसकी बैंडविड्थ, तो ये वाली बैंडविड्थ जो बनी ये अगले वाले की बैंडविड्थ में कुछ हिंड्रेंस करेगी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे। इसलिए बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी हैव अ मीडियम रेंज, ये बोलना है आपको। बहुत छोटी कर दी तो ये बहरे आदमी को दिक्कत आएगी, देखो दिक्कत आ रही है, छोटी रेंज है देखो बहुत, इसलिए क्या बोलोगे मीडियम रेंज होनी चाहिए इसकी। इसलिए हम लोगों ने हर चैनल को उसका अलग अलग स्लॉट दे दिया कि ये स्लॉट जीटीवी का है यहां से यहां तक, अगला स्लॉट सोनी का है यहां से यहां तक, अगला स्लॉट किसी और का है। समझ आ रही है बात? आ रही है बात समझ? तो मिक्सिंग की कंडीशन क्या है, पावर पी से लेके P/2 तक जो भी सिग्नल आते हैं वो सारे उसकी बैंडविड्थ के अंदर आते हैं। तो बैंडविड्थ का मतलब डिफरेंस ऑफ टू एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज अराउंड द सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम ये वाला है हमारा, उसके अराउंड दो एक्सट्रीम पॉइंट कौन से हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अरे जेई के अंदर सीधा क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज बैंडविड्थ, दैट इज 2 डेल्टा ओमेगा। याद रखना इस फॉर्मूला को। अभी क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे उसके अंदर इसका रोल रहेगा बहुत बड़ा, नोट कर लो जो नोट करना आपने। एक बार यहां से स्टार्ट कर लो, ये ग्राफ बना लो, ये वाला ग्राफ बना लो, एक बनाने दो आपने अगर समझने के लिए, ये रहने दो, ये मैंने जो बहुत सारे बना दिए ये छोड़ दो। जो बनाना बनाओ फटाफट से। गुनगुन लिख लिया आपने? फोन में पढ़ा है इसका लेक्चर का लिंक पढ़ा है पिछले वाला फोन में? फोन अच्छा लिखा हुआ है क्या आपने? वेरी गुड। नोट लिखो। समझ आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? कशिश आ रहा है? मुश्किल है कशिश? मुश्किल है? वेरी गुड। साहिल आ रहा है समझ? साहिल आ रहा है? नूपुर कुछ समझ नहीं आ रहा? पूछो क्या पूछना है कशिश? क्यूटी करवाया मैडम ने? नहीं करवाया तो नहीं देंगे। आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ?
इसमें भी डिक्रीज ही हो रहा है, हर जगह डिक्रीज हो रहा है। देखो ओमेगा नोट पे तो बढ़ रहा है, उसका ग्राफ जो डाउन जा रहा है। ये तो ना एक्स से वैल्यू लिखी हुई है। जैसे मान लो यहाँ 5 लिखा हुआ है तो यहाँ तो 6 लिखा होगा ना, यहाँ 7 लिखा होगा। और ये तो करंट तो कम हो रहा है, देखो करंट तो कम हो रहा है, देखो कम हो गया करंट। तो करंट तो देखो 10 था वो 9 हो गया, 8 हो गया, आगे 7 हो गया। करंट तो कम हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी आगे जाते हुए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये तो आगे बढ़ेगी, इधर कम होएगी। छोटी बैंडविड्थ में देखो मैंने इस बहरे आदमी को ये बैंडविड्थ दी, देखो सिर्फ। अब जिस दिन ये जाएगा कहीं बार में जाएगा, डिस्को में जाएगा, अब डिस्को में वहाँ ट्यून बदलती रहती है बार बार, तो इसको कुछ ट्यून सुनाई देंगी, कुछ में फिर से लगेगा इसको बहरा फील होगा, लोग डांस कर रहे होंगे, ये यूं ही शुरू हो जाएगा कूदना। तो वो उसको एक, अब घुंघरू 2000 हर्ट्ज की मान लो पैदा कर रहे हैं, इसको मशीन दी मैंने 500 तक सुन सकता है बस ये। अब ये बिहारी 500 तक सुन पा रहा है, अब ये 500 तक सुनने वाला ये सुन लेगा, इसको सुन लेगा, ये तो नहीं सुन पाएगा वो। इसलिए एक रेंज पर्टिकुलर होनी चाहिए ताकि कुछ तो फ्रीक्वेंसीज आए उसके अंदर, और इतनी भी ना आ जाए कि साथ वाले को डिस्टर्ब करें। वो फ्रीक्वेंसी का है सारा सिस्टम कि जो मशीन बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेट किया क्या उन्होंने, इसलिए उस पर मैटर करता है। मेरे से बनवा लियो ये वाली, लिख लिया, नोट लिखो एक। कीबोर्ड वो फुद्दूपन है, वो फुद्दूपना होता है वो सेल हिल जाते हैं कई बार, वो दबाने से सही हो जाता है, या अंदर कोई सर्किट है कनेक्शन टूटा होता है, वो मारने से कई बार टूट जाता है, और कोई जुगाड़ नहीं है। देयर शुड बी अ, नोट लिखो एक, देयर शुड बी अ कंसिडरेबल गैप बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। देयर शुड बी अ considerable gap between frequencies, considerable gap between frequencies to stop intermixing of signals, to stop intermixing of signals। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो एज, थोड़ा स्पीड लिखो यार प्लीज, थोड़ा स्पीड से, इंटरमिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। अगले पॉइंट पैराग्राफ में लिखो एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट, एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट एडमिट ADMIT एडमिट मैक्सिमम करंट थ्रू इट, comma it is called acceptor circuit, acceptor ACCEPTOR, acceptor circuit, full stop। practical application of it is called acceptor circuit। हाँ इसके साथ चलेगा, पैराग्राफ है पूरा, acceptor circuit, acceptor full stop। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस सर्किट, प्रैक्टिकल इसी के अंदर चलेगा, पैराग्राफ है ये। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस सर्किट इज रेडियो एंड टीवी रिसीवर सेट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस सर्किट इज रेडियो एंड टीवी रिसीवर सेट, रेडियो एंड टीवी रिसीवर सेट, फुल स्टॉप। द एंटीना ऑफ टीवी या रेडियो receiver set, SCT set, receiver set, full stop। the antenna दो तरह का होता है, आगे पढ़ेंगे। मार्कोनी एंटीना कम्युनिकेशन में है ये। छतरी जो डिश टीवी होता है, रिसीवर होगा मेरे ख्याल, मेरे को ध्यान नहीं है।
द एंटीना ऑफ टीवी या रेडियो, द एंटीना ऑफ टीवी या रेडियो, टीवी और रेडियो इंटरसेप्ट सिग्नल, इंटरसेप्ट सिग्नल फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। दोबारा बोल रहा हूं, एंटीना ऑफ टीवी या रेडियो इंटरसेप्ट सिग्नल फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस फुल स्टॉप। टू रिसीव वन पर्टिकुलर चैनल, टू रिसीव वन पर्टिकुलर चैनल, वन पर्टिकुलर चैनल, comma we tune, 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 we tune our receiver set, we tune our receiver set by changing capacitance of capacitor, by changing capacitance of capacitor in tuning circuit, TUNING, tuning circuit, such that resonant frequency become equal to the frequency of channel, such that resonant frequency become equal to frequency of channel, लिख लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल फुल स्टॉप। देयरफॉर लिखो आगे, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम मैक्सिमम, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम मैक्सिमम, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम मैक्सिमम एंड इट इज रिसीव्ड इन अवर सेट, and it is received in our set, SET set. Therefore, repeat कर रहा हूँ last line, therefore amplitude of current become maximum and it is received in our set. सब बच्चे 5 बार पढ़ लो इस पैराग्राफ को, वरना मुंह तोड़ दूंगा। सृष्टि पढ़ लो, तो होने वाला है, पढ़ लो 5 मिनट, पढ़ो उसको जो लिखा है अभी। लास्ट कनी का पढ़ना, वो पॉइंट जो लिखवाया अभी। नूपुर पढ़ो पैराग्राफ। ये जयती, तुम्हें अलग कहूं क्या? पढ़ लो एक बार फटाफट। जयती, क्या जयती? पढ़ लो उसे। जयती बोली है? अच्छा, मैं हाथ तोड़ भी दूंगा, हाथ लगाना छोड़ो। पढ़ लो बाबूजी, लास्ट में पढ़ लो भाई साहब। विनोद पढ़ लो यार, एक एक बंदे को कहना पड़ रहा है यार। बिहार से हो गए सारे। तुषार पढ़ लो, कशिश पढ़ लो बेटा, सुखदेव पढ़ ले, सॉरी सुखदेव पढ़ ले, सुखदेव पढ़ लो भाई। क्या आदमी के बाप नहीं हो? क्या बात यार, क्या है? आदमी से पैदा नहीं हुआ क्या? पढ़ लो भाई साहब। दक्ष पढ़ लो यार, एक एक बच्चे। मैं रुको, साहिल पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो यार प्लीज, पढ़ लो भाई साहब। पढ़ना एक बार, भाई साहब पढ़ना, भाई साहब दोनों पढ़ लो। साला एक एक साला सी है बिल्कुल यार, ये तो बिल्कुल ही सी है तो यार। जब 15 लोगों को कह दिया पढ़ने के लिए, तेरे को अलग बोलूंगा क्या पढ़ने के लिए? विनोद पढ़ ले भाई। नूर पढ़ ले यार, खड़े हो, खड़ा हो, खड़ा हो, बोल क्या लिखा हुआ है, देख के नहीं बोलना, बैठ जा। साले गंदी औलाद। और क्या सारे बकवास हो तुम। जिस भी क्लास में बोलते हो ना पढ़ लो बैठ के, सारे पढ़ने बैठते हो उस वक्त। जब पता है टॉपिक कमीना है तो हमें कमीना बनना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। फिर कहेंगे समझ नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा तो इसी से रहो अपनी।
5 बार गया मैं इंडेक्स पढ़ने के लिए, कितनी बार पढ़ लिया? 3 बार पढ़ लिया। मीनिंग क्लियर हो गया? मीनिंग क्लियर हो गया? पुनीता पढ़ लिया 5 बार? कृतिका पढ़ोगे कब? लिख रहे हो आप तो अभी तक, घर जाके पढ़ोगे? एग्जाम से 1 महीना पहले बच्चे आते हैं, भैया सीरीज रेजोनेंस सर्किट समझा दो। मैं उन्हें समझाता हूँ, माँ कसम बहुत कोशिश करता हूँ दोबारा भी, 3-4 मिनट बहुत ज़्यादा लगाता हूँ, 3 मिनट तो कम से कम लगाता हूँ इस टॉपिक को समझाने की। यहाँ खड़े होके पढ़ूंगा, समझ कैसे आएगा? 3 घंटे में समझ नहीं आया, अभी तक पढ़े ही नहीं तो कब समझ आ गया? कान दिया पुनीता ने, भैया समझ आ गया अच्छे से, पढ़ लो। दूंगा अभी, ये सप्लाई दे रहा हूँ जिसको समझ नहीं आ रहा, जिसको समझ नहीं आ रहा सप्लाई दे रहा हूँ। 2 मिनट रुको। एक मिनट सर। इसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कम दिखाओ यहाँ पे, ये कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। जो बता रहा हूँ मैं कि हर चैनल चलता कब है, हर चैनल पे जाकर मैक्सिमम होगा तब चलेगा वो। जैसे आप जीटी लगा रहे हो तो मैक्सिमम करंट चल रहा है वो, तो हर बार वो तभी चलेगा तो मैक्सिमम करंट आएगा, वो मैक्सिमम करंट बनेगा। जब उस कंडीशन पे जब ओमेगा नॉट आएगा ना, जहाँ करंट मैक्सिमम बनेगा, जहाँ करंट मैक्सिमम बनेगा, भैया ऐसा हो सकता है कि टाइम में मेरे पास मैक्सिमम करंट आ गया। वही तो करना ना, ऐसा दूर दूर बैठना है कि आपस में दोनों को मैक्सिमम मिल सके। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे एक को मिलेगा मैक्सिमम, फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेगा मैक्सिमम। इस फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एक्सएल बराबर होता है एक्स के, जेड बराबर होता है जेड हो गया आर के बराबर, जेड कम हो गया करंट मैक्सिमम हो गया। तो रेजोनेंस कंडीशन में एलसीआर सर्किट में मैक्स हो गया और मैक्सिमम करंट पे वो शो करेगा, चैनल चलेगा वो मैक्सिमम करंट पे उसकी फ्रीक्वेंसी आपको शो होगी उस चैनल में। इससे बोला गया सेक्टर किसने सेट कर लिया, एक फ्रीक्वेंसी को हजारों आ रही थी, हजारों आ रही है, तो जीटीवी की भी आ रही है, सोनी की भी आ रही है, एक से सारी आ रही है, किसी एक को सेट कर लिया उसने। किसी और टाइम पे जब आप चैनल बदलोगे तो किसी और को एडिशन करेगा, एक टाइम पे एक सेट करेगा उसे। फ्रीक्वेंसी मतलब आप कहने का मतलब इक्वल होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, हर चैनल की फ्रीक्वेंसी अलग है। आपने रिमोट से बटन दबा के सी बदलना है, सी बदलने से ओमेगा बदलेगा, ओमेगा के बदलने से सी बदलेगा तो ओमेगा बदलेगा, ओमेगा के बदलने से ओमेगा नॉट की वैल्यू, ये वैल्यू है, ये वैल्यू एक पॉइंट तक पहुंच जाएगी, जिस चैनल तक पहुंच जाएगी चैनल आपको शो होगा। फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होने से चैनल पे फ्रीक्वेंसी कम होगी तो चैनल चलेगा, ज्यादा होगी तो चलेगा चैनल, वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जी, पैरेलल को रिजेक्टर कहते हैं ना, हाँ पैरेलल भी पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सेप्टर। अगला जब पढ़ेंगे ना पैरेलल, हाँ उसकी कहानी पढ़ेंगे अभी कैसे करते हैं। ये तो सेट कर रहा है मैक्सिमम वाले को, पैरेलल कैसे सेट करेगा अगली क्लास में पढ़ेगा। भैया इसके बाद
आज चैप्टर पूरा नहीं होगा, आज जो क्लास है सीरीज रेजोनेंस सर्किट वो पूरा हो जाएगा आज 15 क्वेश्चन बाद। अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस, इतना सा है वो करेंगे। तुम क्या कह रहे हो, ये खत्म करेगा? जो आना है वो हो गया। कौन सा? एक एलसी ऑसिलेशन रह गया, एलसी ऑसिलेशंस, और एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, बस दो रह गए। 2 मिनट के हैं वो, डेरिवेशन है छोटी सी। कल नहीं आओगे क्या? कल आओगे ना आप सारे? नहीं आएगा, बताओ मुझे। नहीं लाहौरिया वालों का ड्यूटी है ना, वो शायद ना आए। केमिस्ट्री का फोन के सिम के अंदर होते हैं, टीवी के अंदर होते हैं। हाँ, सिम में टीवी के अंदर होता है, एलईडी के अंदर होता है। वो तो बाहर लगा था प्लास्टिक की बॉडी है उसके लिए। शादी वगैरह हाँ, और तो ध्यान किस जगह अचानक से यहाँ क्या चला गया? मैसेज आया था इसका, एकदम से याद नहीं लगा। मेरे साथ वाला बंदा गुजारा में जाना है। राइट डाउन क्वालिटी वेक्टर इज डिफाइंड एज it is defined as the ratio of voltage across L or C. It is defined as the voltage ratio of voltage across L या C to the voltage across R. Voltage across L या C to the voltage across R. To the voltage across R. लिखिएगा। देखो LCR सर्किट में हमने ये पढ़ा कुछ अभी, ये रेजिस्टर, साथ में इंडक्टर और साथ में कैपेसिटर। अब आप सभी को पता है जितनी आप वोल्टेज यहां पर दोगे उस वोल्टेज का कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, मानते हो? लेकिन ये कंफर्म है कि जितना हिस्सा मिलेगा इंडक्टर को उसका फेस होगा अगर ये वाला, तो रेजोनेंस कंडीशन पे जितनी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होती है उतनी ही वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होती है इस डायरेक्शन में। जानते हो सारे? जानते हो? पता है बात सबको? बताइए। एलसीआर सर्किट जो पीछे पढ़ के आए हैं, तो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ पिछले महीनों से कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होती है इस तरफ और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कहाँ होती है? नीचे की तरफ। जानते हो सारे? और एट रेजोनेंस कंडीशन इसका ये वोल्टेज तो कट जाएगा, इससे ये तो से कट जाएगा, जो बची हुई वोल्टेज मिलेगी वो इसके अक्रॉस मिलेगी आपको। और जितनी हायर मिलेगी उतना हायर क्या होगा एम्पलीट्यूड हमारा, जितनी हायर यहाँ मिलेगी उतना हायर क्या होगा एम्पलीट्यूड। तो एक काम कर लेते हैं,
वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर मान लेते हैं आर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? रेशियो होता है वोल्टेज का, कितनी वोल्टेज इसको मिली या इसको मिली, क्योंकि सेम मिलेगी दोनों को, बस दोनों में फेस का फर्क होगा, सिर्फ दोनों में फेस का फर्क होगा ना, दोनों को मिलेगी तो बराबर मिलेगी। एलसी एट रेजोनेंस कंडीशन, अरे क्या होती है रेजोनेंस? एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, और वीएल का फॉर्मूला आई नोट एक्सएल और वीसी का फॉर्मूला आई नोट एक्ससी। तो सालों तुम्हारा बाप ये बोल रहा है कि रेजोनेंस पे ये बराबर होते हैं, बोल रहा हूं मैं सुबह से, पता है बात? अगर ये बराबर है, सीरीज में करंट बराबर है, तो वोल्टेज क्यों बदलेगी बताना? गंदे गंदे चेहरे बना रहे हो। क्लियर है बात? सीरीज में करंट सेम रहता है, रेजोनेंस में मैंने आज टॉपिक शुरू किया था, वहां कहा था एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्ससी इज 1 बाय ओमेगा सी, बताया था क्या? तो रेजोनेंस कंडीशन पे ये इसके बराबर है, सीरीज में करंट सेम रहेगा, तो ये वोल्टेज जो यहां मिलेगी इन दोनों को वो सेम मिलेगी। लेकिन वोल्टेज का फेस मैं आपको बताता आ रहा हूं पीछे से कि इंडक्टर में यहां होता है, कैपेसिटर में यहां होता है, फिर इसको पलटी मार के ऊपर जाते थे, याद है? तो जब दोनों बराबर होंगे, जितनी वोल्टेज इसमें होगी वो सारी कट जाएगी इससे, तो जितनी वोल्टेज इनको मिल रही है वो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर इज वोल्टेज अक्रॉस एल या सी, कोई भी ले लो मर्जी आपकी, रिजल्ट सेम आएगा। वोल्टेज अक्रॉस एल या सी डिवाइडेड बाय द वोल्टेज अक्रॉस आर। इस रेशियो को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। अब वोल्टेज कितनी मिलेगी एल को? आई नोट एक्सएल, पता है सबको ये, और रेजिस्टर को कितनी मिलेगी? आई नोट आर, ये होगा ना, चाहे तो इससे निकाल लेना और चाहे निकाल लेना आई नोट एक्ससी बाय आई नोट आर। कैपेसिटर लोगे तो एक्ससी ले लेना, इंडक्टर लोगे तो एक्सएल ले लेना, ये कट जाएगा। क्यों कितना आएगा? एक्सएल बाय आर। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, रेजोनेंस पे ओमेगा कितना होता है? एट रेजोनेंस, आप बताओ नुपुर, एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एलसी। 12 बार यूज किया आज की क्लास में, सालों 1 घंटे के अंदर। ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एलसी, याद है क्या ये? नहीं है याद तो एक्सएल बराबर एक्ससी, ओमेगा एल बराबर 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा वहां ले जाना, एल नीचे ले आना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एलसी इनटू में एल बाय आर। इसको अगर खोल के लिखे तो ये बनेगा 1 बाय रूट एल रूट सी, रूट एल को लिखो रूट एल, रूट एल, एल को लिख दो 2 बार रूट एल, एक बार काट दो, रिजल्ट विल बी क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट एल बाय सी। चाहे आप इससे निकालना मर्जी है, चाहे इससे निकालो क्वालिटी फैक्टर। जैसे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लिया मैंने, आप चाहे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लो, सेम आंसर आएगा। एक्सी का फॉर्मूला, एक्सी इज 1 बाय, दोनों में से एक नोट करना है तो बढ़िया लगेगा तुम्हें, सेम आएगा रिजल्ट। एक्सी इज 1 बाय ओमेगा सी, आर ये पढ़ाई है। ओमेगा का फॉर्मूला ओमेगा इज 1 बाय रूट एलसी एट रेजोनेंस, रूट एलसी ऊपर आ जाएगा, नीचे सी आर बचेगा, इसको लिखो रूट एल रूट सी, सी को लिखो रूट सी, रूट सी, एक रूट सी कट जाएगा, 1 बाय आर रूट एल बाय सी। ध्यान रहेगा। एक और डेफिनेशन होती है इसकी क्वालिटी फैक्टर की, क्वालिटी फैक्टर may also be defined as ratio of resonance frequency and bandwidth. Resonant frequency is omega naught, bandwidth is 2 delta omega। किसी को याद होगा पीछे पड़ गया है जस्ट अभी कि फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का ग्राफ बनाया हम लोगों ने, ग्राफ भी बनाया याद है? इसके अंदर इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, यहां से आता है, पता है? इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ओमेगा नोट से कुछ बड़ी वैल्यू होगी ना, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 6 7 8 9 होगा, तो ओमेगा नोट प्लस कुछ लिखा होगा, और इधर जाओगे तो 5 में से 1 4 3 2 1, यहाँ वैल्यू ओमेगा नोट से कुछ कम होगी, डेल्टा ओमेगा, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी आएगी? ये इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। यूएसबी एंड एलएसबी, अपर साइड बैंड, इसको लोअर साइड बैंड। यूएसबी स्टैंड फॉर अपर साइड बैंड,
LSB मींस लोअर साइड बैंड। तो अपर और लोअर का डिफरेंस निकाला था हमने, कितना आया था डेटा ओमेगा, याद है आपको, निकाला था। तो बैंडविड्थ जितनी, अब ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, जितनी बैंडविड्थ छोटी होगी उतनी क्वालिटी ज्यादा नहीं होगी, इंटरमिक्सिंग कम होगी कितनी। जनरली देखा जाएगा इन सिग्नल्स के अंदर, अगर वो बहरे वाली बात छोड़ दें तो विड्थ जितनी छोटी होगी उतना इंटरमिक्सिंग के चांस कम हो जाएंगे, मानते हो। जितना क्वालिटी ज्यादा चाहिए आपको उतनी बैंडविड्थ आपको छोटी सेट करनी पड़ेगी। जितनी बैंडविड्थ कम होगी, जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतनी क्वालिटी ज्यादा होगी, और जितनी क्वालिटी ज्यादा होगी उतना रेजोनेंस शार्पर होगा बहुत। इसको बोलते हैं इसलिए शार्पर द रेजोनेंस। शार्पर क्यों बोल रहा हूं, अरे भाई सोचो ना, दिमाग लगाओ। एक तो बैंडविड्थ दिया है देखो ऐसी, कितना शार्प है देखो, बैंडविड्थ बहुत छोटी है। एक बैंडविड्थ ये फटी हुई है ना मोटी सी, बेटर कौन सी है? हाँ टाइम हो गया तभी तो ऐसे लोग समझ नहीं है। दिल्ली कुछ लालसा ही नहीं कुछ सीखने जो आते हैं हिमांशु ब्रदर के पास, आने का फायदा नहीं बोल रहा हूँ, जाओ उस केमिस्ट्री वाले के पास, इच्छा ही नहीं जब सीखने की कुछ, जाओ जाओ तो। अब चले तो इंटरनल मार्क्स देंगे लास्ट में, 11वीं में नहीं गया था वहाँ पे, चलो तो अभी इंटरनल मार्क्स 30 रहेगा, एक्सटर्नल तो वैसे 40 ही आने हैं, 100 में 40 आने हो तो वैसे इंटरनल 30 देंगे जाओ, वैसे वो 28 रहेंगे, 2 नंबर तो प्लस कर कम से कम। 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 बायो 2 मैथ्स, मैथ्स है नहीं, 2 का इंग्लिश, 2% बढ़ जाएंगे। कहाँ जाना है तुमको, कहीं जाना, कल ड्यूटी है किस चीज़ का है, बायो का टॉपिक में तो समझ तो आ रहा है वैसे कुछ, जेटी को समझ आ रहा है, बालों को सलाह जा रही हो, खुद के हैं तुम्हारे, घर जाएंगे तुम्हारे साथ, बस हूँ मैं भी सलाह करता हूँ, तू कर लो काम पे खड़ा हूँ, सलाह रहा हूँ। एक बार ऐसे किए, एक बार में 5 बार कर दिया, कुत्ते को जाता है, कुत्ते को ऐसे ला रही है, एक सलाना तो हम कोई जैसे कह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही है क्या चक्कर है, ये लड़कियां मेरा खुद के बाल है वही सलाह रही है, जो साथ वाली के हो या साथ वाले के हो फिर तो हाथ डालने में अच्छा रहता है। साथ मोहित बैठा हो फिर तुम ऐसे कर रही हो मोहित के, फिर तो बढ़िया लगेगा। टारगेट है ये बहुत दूर है उससे, तुम बोल रहे हो वैसे परेशान कर रहे हो उसको, पंग तो नहीं दुनिया मोह ऐसा, ये मोह ऐसा बहुत ऊपर है, ये पता है तुम्हें मोह ऐसा मेरे 6 महीने बाद से मोह आया, ये भी मोह है, लिख लिया ये, खत्म तो होना नहीं आजकल भैया एक क्लास ले लिया करो, एक दिन छोड़ के जो तो पढ़ी करनी ठीक है भैया बता भैया 2 घंटे की क्लास होगी, सुनना है क्लास, कल चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल, और कल फिजिक्स में आके इसको पूरा करेंगे। चैप्टर तो चलेगा ये 2-4 दिन, जो आना है वो हो गया तुम्हारे स्कूल में जो आना है वो आज हो गया। एक क्लास और लगा लो, कल तो बढ़िया है, क्वेश्चन कर लोगे इस टॉपिक के कैसे आने हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इंटरमिक्सिंग कम होगी, बताता हूँ, सुनना एक बार इधर क्लास। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वालिटी वेक्टर दिखाओगे कैसे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, समझ गए?
तो क्वालिटी वेक्टर में या तो रेशो से निकाल लेना, या क्वालिटी वेक्टर एक और होता है, क्वालिटी वेक्टर इज ओमेगा नॉट, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय दिस विड्थ, इस विड्थ को बोलते हैं बैंडविड्थ, ओमेगा नॉट बाय दिस विड्थ इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के रेशो को बोलते हैं क्वालिटी वेक्टर। क्या मतलब इस बात का, जितना बैंडविड्थ छोटी होगी उतना क्वालिटी ज्यादा नहीं होगी। मतलब अगर आपका एक चैनल है, उस चैनल को आपने बैंडविड्थ दी सिर्फ इतनी देखो, इतनी दोगे तो बेटा उसका जोन बहुत छोटा होगा, तो इस छोटे जोन में मिक्सिंग के चांस तो कम नहीं होंगे। ज्यादा शार्पर कौन सा होगा, एक तो आपने ये चैनल बनाया, एक चैनल ये बनाया आपने, और एक उसकी विड्थ ऐसी है 40 विड्थ देखो। अब इसकी विड्थ तो बहुत बड़ी है देखो आप, और इसकी विड्थ देखो छोटी है, तो बेटर कौन सा होगा, बेटर छोटे वाला नहीं होगा। तो जनरली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर छोटी विड्थ वालों में इंटरमिक्सिंग के चांस कम होते हैं, अच्छी क्वालिटी मिलती है, मोर शार्प ग्राफ मिलता है आपको। अब शार्प को पूछे आपसे, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच वन इज मोर शार्पर, ऐसे 3 ग्राफ बना के दे देगा वो, पूछेगा बताओ कौन सा ज्यादा शार्प है। तो ज्यादा शार्प जो होगा उसकी विड्थ सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा शार्प ये वाला है, इसकी विड्थ देखो छोटी बनेगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी विड्थ तो ये बनेगी देखो, दूसरे वाले की यहाँ से यहाँ तक बनेगी देखो बड़ी बनेगी, और तीसरे वाले की और बड़ी बनेगी देखो यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो, अरे ये बात समझ, वो 3 ग्राफ बना के दे देगा, पूछेगा कौन सा शार्प, अरे शार्प क्या होता है, तीखा, नोकीला, नोकीले का एरिया कम नहीं होता, तो ज्यादा शार्प कौन सा है, दिमाग लगाओ एक बार, खुद में लगाओ, सोचो थोड़ा सा, ये शार्प है कि ये शार्प है। अरे इसकी चौड़ाई देखना यहाँ से यहाँ तक कितनी ज्यादा विड्थ है देखो, और इस वाले की देखना एक बार, इसके सेंटर से यहाँ से देखो कितनी है, कम नहीं है, तो कम है देखो इसकी विड्थ, और इसकी बड़े वाले की विड्थ ज्यादा देखो इसकी, तो ये वाला शार्प है। समझ गए, जिसकी बैंडविड्थ छोटी होगी उतना वो फ्लैट नहीं हो जाएगा, एक तो इतना बड़ा, एक आपने उसको चिपका दिया, बैंडविड्थ कम कर दी, उसके पास आ गया, नैरो हो जाएगा वो। तो मोर इज द बैंडविड्थ छोटी, ज्यादा क्वालिटी, ज्यादा शार्प, मोर इज द नैरोइंग, मोर नैरो इज द ग्राफ, ज्यादा नैरो बनेगा वो। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब क्वालिटी वेक्टर को पूछे आपसे कि डायमेंशंस क्या होंगे इसके, यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, कोई यूनिट नहीं है इसकी, क्योंकि वोल्टेज तो कट जाएंगी, डायमेंशनली कोई डायमेंशन नहीं है इसके, यूनिटलेस क्वालिटी, डायमेंशनलेस क्वालिटी। नोट डालो एक, क्वालिटी वेक्टर इज जस्ट अ नंबर, एक नोट लिखो, क्वालिटी वेक्टर है क्या, नोट लिखो, क्वालिटी वेक्टर इज जस्ट अ नंबर, क्वालिटी वेक्टर इज जस्ट अ नंबर, comma we can call it voltage multiplication factor, quality factor is just a number, we can call it voltage multiplication factor of circuit, voltage multiplication factor of circuit। छोड़ दो एक नोट, अगला नोट लिखो, वैल्यू ऑफ Q मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ सर्किट। नेक्स्ट नोट लिखो, वैल्यू ऑफ Q वेरीज फ्रॉम 10 से 100, वैल्यू ऑफ Q वेरीज फ्रॉम 10 से 100, फुल स्टॉप। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट dealing with very high frequency, the electronic circuit dealing with very high frequency may have Q equal to 200। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट having या dealing with very high frequency may have Q is equal 200, Q is equal 200, full stop। higher value of Q comma narrow and sharper is the resonance, higher value of Q comma narrow and sharper is the resonance, narrow and sharper is the resonance। लिख लिया, पर अभी नहीं आ समझ, लिख लिया पक्का, बस ओवर कर रहा हूँ। क्वालिटी वेक्टर बस एक नंबर है बेटा, क्वालिटी वेक्टर क्या है पढ़ना एक बार, इट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये सिर्फ एक नंबर है बस, ये नंबर को क्या बोले हम, इट इज कॉल्ड वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन वेक्टर। व्हाई, बिकॉज VL क्या बनेगा, VL इक्वल Q टाइम्स वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर,
तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं है क्यू, मान लो क्वालिटी 10 है तो 10 इंटू वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर, अगर इसकी वैल्यू 100 है तो 100 इंटू वी आर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, इसको बोलते हैं वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन नंबर है ये, जो वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर बताएगा कितने गुना है वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर की। नहीं समझे? ये क्यू का एक और नाम बोल रहा हूं मैं, क्वालिटी फैक्टर को इसलिए बोलते हैं वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्वालिटी फैक्टर एक नंबर देगा, वो नंबर क्या बताएगा आपको, वो नंबर बताएगा कि वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस कितने गुना आ रही है रेजिस्टर के। समझ गए कि एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इंडक्टर में कितने गुना आएगी। कि आपने यहां सप्लाई दी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस दिस, वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो इस सर्किट को इसके कंपैरिजन में कितने गुना वोल्टेज मिलेगी। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। चलो सीरीज रेजोनेंस पूरा हो गया, पैरेलल करेंगे, पढ़ के आता जो आ सको आ जाना, वरना फिर ऑनलाइन लगाना। हाँ जी, कल 1 घंटे की है।